जो हम पे उंगली उठाते हैं वो खुद रात को हमारे पास आते हैं। कितने ब्रॉथल्स पता है? ब्रॉथल्स जो कोठा होते हैं, कोठा कितना जीबी रोड पता होगा। बट आपको पता है कि आप जहाँ हो वहाँ भी होता है। वहाँ पे तो इतनी गंदी स्थिति थी कोविड के टाइम की, 20-20 रुपए में। तो मम्मी कितने में बिक जाते हैं बच्चे यहाँ पे? सबसे कम जो मैंने अभी तक सुना है, शायद इससे भी कम हो। सेक्स वर्सेस में कैसे अंतर किया जाता है? कोई लड़का फंस गया ऐसा इसी ट्रैप में करंटली, ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि जी 20,000 रुपए दे दो, हम आपकी वीडियो डिलीट कर दें, खत्म कर दें। वो नहीं करेंगे कि अगर वो बिहार से उठा रहे हैं तो उसको डायरेक्ट लाके जीबी रोड में ही बिठाएंगे। नहीं, कभी बनारस का कोठा ले जाएंगे, मेरठ का कोठा ले जाएंगे, या डायरेक्टली दिल्ली लाएंगे। और सेक्स वर्कर्स की मैं बात कर रही हूँ ना, इसमें मेल्स, फीमेल्स और ट्रांस सभी इन्वॉल्व हैं। आप जितने सिग्नल्स पे देख रहे हो ना, उसमें से आप बात करो, आपको 10 में से 8 मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ मैं भी पॉजिटिव हूँ। कि प्यार हो गया घर में, अगेन कोई कम्युनिकेशन नहीं है, घर में भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो लग रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड ही तो जो बोल रहा है सब सही है, भगवान ही है मेरे लिए, ले चलो, तुम कहाँ लेके चलोगे, तो वो ला के बिठा देते हैं यहाँ। जो रेड लाइट पे जो लोग भीख मांगते हैं, क्या उनको पैसा देना ठीक है? नहीं, बच्चे बच्चियाँ दिखती हैं ना हमें फ्लाईओवर्स के नीचे जो सोते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, इनको रात में उठा के ले जाती हैं और फिर सुबह छोड़ जाती हैं। आज के एपिसोड सभी लड़के ध्यान से सुने, आज नहीं तो कल ये काम आने ही वाला है। हमारे साथ हैं स्वाति शर्मा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। पिछले 6 सालों से तिहाड़ जेल में स्वाति ने काम किया, निर्भया केस के कल्प्रिट्स के साथ काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में भी काम किया। स्वाति ने बताया कि किस तरह से एक कपल जब फिजिकल होता है, लड़कियां लड़कों को फंसाती हैं, हनी ट्रैप करती हैं, पुलिस के पास चली जाऊंगी, केस कर दूंगी। इस टाइम पर लड़कों को क्या करना चाहिए, लीगली लड़कों के क्या राइट्स हैं, शादी के बाद भी लड़कियों के और लड़कों के क्या क्या राइट्स होते हैं, हमने इन डेप्थ इसके बारे में बात करी। आपको पता है कोविड के दौरान सेक्स वर्कर्स 20 रुपए में अपनी बॉडी को बेच रहे थे। उनकी इमोशनल साइड के बारे में हमने जाना, जीबी रोड का जो डार्क ट्रूथ है उसके बारे में हमने बात करी। हमने डिस्कस किया कोलकाता केस के बारे में, कैंडल्स और सोशल मीडिया पोस्ट में तो चीज़ें वायरल हुई, बट जस्टिस आज तक नहीं मिला। आई होप ऐसी वीडियोस आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बहुत मेहनत करते हैं अच्छा कंटेंट लाने के लिए। एंजॉय द शो। स्वाति जी, वेलकम टू द शो। बहुत अच्छा लग रहा है you. आपके साथ। तो आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है, आप एज अ काउंसलर काफ़ी जगह भी रही। स्पेसिफिकली जो मेरी जब स्पेशली मैंने इस पॉडकास्ट के लिए सोचा जी, तो मेरे माइंड में आलिया भट्ट की गंगूबाई आई थी सबसे पहले, क्योंकि गंगूबाई एक ऐसा नाम था जो कि बहुत से लोगों ने पहली बार डिस्कवर किया था। अब हमें सबको पता है कि हमारे देश में सेक्स वर्कर्स हैं, और गंगूबाई की लाइन ये है कि जो हम पर उंगलियां उठाते हैं वही रात को मेरे घर पे आते हैं। तो एक तरह से ये है कि हिपोक्रेसी है, हम एक तरफ से समाज गालियां देता है, दूसरी तरफ से वही रात को उनके पास जा रहा है। सो मैं पर्टिकुलरली सेक्स वर्कर्स के प्लाइट जानने में बहुत ज़्यादा मुझे है कि वहाँ की क्या क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं और कैसे हम उन चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम यही कोशिश करने वाले हैं, सभी व्यूअर्स को सेक्स वर्कर्स की लाइफ के बारे में बताने वाले हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि आपने कई सालों से इस टॉपिक के ऊपर काम किया है, आप सेक्स वर्कर्स के साथ मिले हैं, आपने उनके साथ ऑन ग्राउंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करे हैं। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में। श्योर। सो मैं बिहार के गया जिले से हूँ और मेरी पढ़ाई बिहार से ही हुई है। टिल स्कूल में मैंने DAV से पढ़ाई की, फिर पटना वुमेंस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, एंड देन आई वेंट टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएशन, and which year is this? 2018 for post graduation. 18 for PG. अच्छा. Yeah, and after that around 2018 में I shifted to Delhi और यहाँ मैंने स्टार्ट किया तिहाड़ जेल से। तो वहाँ भी मैंने काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस आई थिंक दिस वाज गॉड्स प्लान कि मुझे केसेस ही वैसे मिल रहे थे। बिकॉज आपने 2012 का निर्भया गैंग रेप सुना होगा, तो वन ऑफ द कल्प्रिट जो थे उस टाइम पे जिंदा, एक ने तो फांसी लगा ली थी एंड वन वाज उनको बेल मिल गया था। तो एक जो जेल में थे ही वाज माय क्लाइंट
आई हैव टू काउंसिल हिम, क्योंकि उनको डेथ सेंटेंस मिल चुकी थी तब तक। तो वही है ना कि अगर मुझे पता है कि मैं इस तारीख को मरने वाली हूँ तो शायद मैं हर दिन मरूंगी, खाना नहीं खाना, सोना नहीं। 100%। तो दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ तिहाड़ जेल कि दे कॉल, जैसे कोई क्लस्टर है ना उसको वो पंजा बुलाते हैं कि दिस इज़ गुमसुम पंजा, जहाँ पे ऐसे इनमेट्स होंगे जो डिप्रेस्ड हैं, जो खाना नहीं खा रहे हैं, जो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, मेंटल इश्यूज हो रहे हैं उनको, वैसे होते हैं। तो he was also living in that Gumsum Panja, and I got him to counsel. तो and after जब ये काउंसलिंग सेशंस चले, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद ही उसने मर्सी पिटिशन दिया था दैट मेरा जो ये डेथ पेनल्टी है इसको माफ़ की जाए और मुझे आजीवन कारावास दिया जाए, ऐसा करके। एंड ऑल्सो ही हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम द जेल, एंड पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाता था, सीखा था उसने वहाँ से। तो ये वो बहुत एक मेरे लिए चैलेंजिंग केस था कि आई वॉज लाइक आई हैड जस्ट एंटर्ड दिस फील्ड। वो मेरा फर्स्ट था एक्सपीरियंस, एंड आई गॉट हिम। तो आई वॉज ऑल्सो अमंग वन ऑफ द पर्सन हु वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हिम इन द ईयर 2012, एंड नाउ वो मेरे सामने बैठा है। मुझे जज नहीं करना बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन, मुझे बायसनेस नहीं दिखानी, अपने बायसेस साइड रख के। एंड तो दैट वॉज वेरी चैलेंजिंग। एंड ऑल्सो सामने वाला रो रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो मैं अपने साथ साथ अपने घर वालों का जीना हराम करती थी कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मतलब आई वॉज लाइक कि मैं खाना तक नहीं खा पाती थी कई दिनों तक, वो चीज़ें इतना ट्रिगर करती थी। बट हाँ, विथ एक्सपीरियंस मैनेज करना आ गया कि दिस इज़ लाइफ। उसके साथ सबसे मे बी स्कैरी मेमोरी कौन सी रही? क्या आप उसके साथ कितनी देर के लिए थे? हमें डेली जाना होता था, एंड द डे आई गॉट हिज केस, तो डेली का हाफ एन आवर, तो डेली का हाफ एन आवर या 1 आवर आप कहो। कब तक चला ये? 4-5 महीने। 4-5 हाँ, महीने। हमारा जेल शफल होता था, इट गॉट शफल्ड। सो मतलब ये एक कल्प्रिट था निर्भया केस का, राइट? सो अब आप डेली इससे मिलते थे, तो आई एम श्योर जो पहला एक्सपीरियंस होगा आपके लिए भी थोड़ा डिफरेंट होगा, और उसको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या था। सो कैसा, मतलब वो डरा हुआ था या? बिकॉज मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि जितने लोग ये करते हैं, मैं इसकी वर्ड का नाम नहीं लेना चाहता, सो जो लोग ये करते हैं, ये हीनियस एक्ट जो करते हैं, वो लोगों को गिल्ट नहीं होता एज पर अ रिपोर्ट, कि उनको नहीं होता कि हमें बुरा लगता है, उनको लगता है तो नॉर्मल था, कुछ लड़की बहुत ज्यादा एटीट्यूड में थी, मुझे उसको सबक सिखाना था, तो गिल्ट नहीं होता। तो उसके अंदर क्या गिल्ट था? उसकी क्या स्थिति क्या थी? हाँ, सो जब मैं फर्स्ट इनकाउंटर की बात करूँ तो ही वाज सिटिंग लाइक दिस कि मैं तो गुनहगारी हूँ, वैसा वाला एक्सप्रेशन, डरा हुआ, मैम तो मुझे शायद एक थप्पड़ मार दें, दो दिस इज़ अगेंस्ट आवर प्रोफेशन, हमें तो बहुत काम ली। तो हाँ, ही वॉज गिल्टी, बट उनको इस बात का गिल्ट ज़्यादा था कि जो छूट गया, ही वॉज द मेन कल्प्रिट, जो आज एंजॉय कर रहा है सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, नाम बदल के, पेशा बदल के रह रहा है, कभी केरला कभी कहाँ, उसको सिलाई मशीन दी गई कि वो मतलब ही वॉज जुवेनाइल, अंडर 18, ठीक है। एंड ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, और इसी ने उसको ये दोनों मतलब जो मेरे पास था, द पर्सन, लेट्स कॉल देम एक्स एंड वाई। एक्स को आई वाज काउंसलिंग एंड वाई छूट गया था बिकॉज ही वाज नॉट 18। उसी केस में वो जो जुवेनाइल था वो कोर्ट ने बरी कर दिया था, अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट उसको छोड़ा गया था। हाँ, तो उसको इस बात का गिल्ट था कि वाई वाज द मेन कल्प्रिट, एंड मुझे सजा क्यों मिल रही है अकेले, उसको भी मिलना चाहिए था बिकॉज आई वाज। हाँ, तो उसका ये एक्सप्लेनेशन था कि मैं तो बस था, बट ही वाज डूइंग। तो फिर मुझे थोड़ा टाइम लगा कन्विंस करने में कि क्राइम करना और देखना इज इक्विवेलेंट, एंड देखना इज मोर आई थिंक हीनियस। भाई, आप जब देख रहे हो कि इस लेवल पे एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, तो यू शुड बी स्टॉपिंग। और अगर वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, तो कैसा बेस्ट फ्रेंड है कि तुम उसको थोड़ा भी नहीं रोक पाए? बिकॉज इफ यू वुड हैव स्टॉप्ड ना, तो लड़की ने या लड़के ने कहा होता कि एक था जो बचा रहा था, एक था जो रोक रहा था, कहा होता ना, कहीं भी इस चीज की चर्चा ही नहीं हुई। तो ये था। एंड ऑल्सो मैंने उसको ये भी देखा कि अगर फिर कोई केस आता है ऐसा कि दे गॉट टू नो कि हाँ, इस पर्टिकुलर क्राइम का इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए लोग आए हैं, तो क्योंकि क्लस्टर्स हैं, वही पंजा, एज आई टोल्ड, कि इसमें इस वाले क्राइम के लिए हैं, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस है, इसमें चोरी जगह इस तरीके से है, तो दे गॉट टू नो कि अच्छा ये इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए आया है, तो वो उसकी पिटाई करता था।
तो मेरा जो था व्हाट आई एनालाइज्ड वाज कि दिस इज प्रोजेक्शन, कि भाई मैं अपना फ्रस्ट्रेशन या अपनी वो एक जो कुढ़न है ना वो इस वे में निकाल रहा हूँ अब, कि अब सामने से कोई वो क्राइम करके आया तो मैं उसको मारूंगा। तो इस तरीके से होता था। ऑलराइट। फिर ही रोट लेटर्स ऑल्सो, क्योंकि एक टाइम आया, बिकॉज सी मेरे हाथ में किसी का ये नहीं है कि मैं उसकी डेथ पेनल्टी रुकवा दूं या कुछ। आई वॉज जस्ट अ काउंसलर देयर एंड नथिंग एल्स। तो उसने लेटर्स वगैरह लिखने शुरू किए कि मैम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आई विल कमिट सुसाइड एंड ऑल। तो चलो ठीक है, वो आई इन्फॉर्म टू द अथॉरिटी कि ऐसा ऐसा है, बिकॉज मेरा जेल शिफ्ट हो चुका था तब तक, एंड इससे मैं अपार्ट फ्रॉम काउंसलिंग कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि देर इज दिस थिंग इन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कि वी कॉल इट ट्रांसफरेंस, जहाँ पे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी अट्रैक्शन हो जाता है अपने थेरेपिस्ट से, कि अब भाई तुम ही बताओ मुझे सांस लेना है या नहीं। वो छोटा से छोटा टास्क भी करेंगे तो आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, या अट्रैक्शन होने लग जाता है, तो कि बस हर वक्त आप उनके आसपास रहो, वो चीज़ हो जाता है। तो ये हुआ था वहाँ पे। सो उसका कंक्लूजन क्या था फिर, उसके साथ क्या हुआ एट द एंड? हाँ, मतलब उस केस में, या आप मेरे सेशंस की बात कर रहे हो? नहीं, उस केस में उस लड़के के साथ क्या उसको बरी मिल गया? हाँ, नहीं, they were hanged ना, they were hanged। अच्छा, they were all hanged। ओके, अभी 2 या 3 साल हो गए ना hanged। तो ओके, ऑलराइट। हाँ, मुझे याद है कि बिकॉज़ ये तो तिहाड़ जेल हमारे पास में है, तो मुझे याद है कि 4 बजे सुबह कुछ हुआ था। सो आई थॉट कि इसको बिकॉज आप बता रहे थे ना कि आपने बोला था तभी इसने पिटिशन डाला था, तो आई गॉट इट कि अब इसकी जो मर्सी पिटिशन थी वो प्रेसिडेंट ने ओवररूल कर दी थी। सी पता है, बहुत सारे चीजें हैं कि एक तो ये केस नॉर्मल नहीं रहा था। ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा हीनियस क्राइम्स हुए नहीं हैं या हो नहीं रहे हैं, है ना, बट इट वाज मोर ऑफ द पॉलिटिकल एजेंडा। यहाँ पे ना पॉलिटिकल चीज बहुत एक्सट्रीम पे इन्वॉल्वमेंट हो गया था, मीडिया का, पॉलिटिकल पार्टीज का। यहाँ पे बेनिफिट्स हो रहे थे सभी को, ठीक है, जो जेल के अंदर थे उनको बेनिफिट ही उनको भी हो रहा था, जो विक्टिम की फैमिलीज थी, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी। सी दिस इज वेरी सैड टू से, बट हाँ ये है कि एक टाइम के बाद पैसा मैटर करने लगता है और लोग भूल जाते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और लास्ट में पैसा ही बड़ा हो जाता है। तो इसमें तो चाह के भी वो डेथ पेनल्टी नहीं हटने वाली थी। निर्भया का केस को आई थिंक 7 साल प्लस 2012 में हुआ था, 16 दिसंबर 2012। तो हाँ, 2024 2022 मैं 2018 में थी वहाँ पे आप 2018 में थे। और पेनल्टी कब लगी इनको? अभी आई गेस 2022 में, लॉकडाउन के अराउंड ही लगा। हाँ, 2020। हाँ, ओके। मैं पढ़ रहा था, आई थिंक 7 या 8 इयर्स जहाँ तक मेरी लास्ट मेमोरी है इनको। तो मैं पता है, मैं अभी सोशल मीडिया पे भी वीडियोस में बनाता हूँ इसके अराउंड, तो मैं खुद भी सोच रहा था इसी बारे में कि अब जैसे कोलकाता का जब केस हुआ था, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए कोलकाता केस के ऊपर। हमने हैव अ वेरी डियर फ्रेंड, ही इज डॉक्टर शौर्य, वो एम्स दिल्ली में है, तो उनको मैंने इनवाइट किया था शो पे, और वी डिस्कस्ड अबाउट डॉक्टर रक्षिता, वो कोलकाता में ही थी जब ये हुआ, तो उनको भी हम शो में लाए थे जब इस बारे में बात करी। तो मेरा भी ये था कि एटलीस्ट वी हैव टू टॉक अबाउट कोलकाता केस। तो मैं आपसे, बिकॉज अब हमने इस बारे में बात शुरू करी है, तो अब जैसे जो कोलकाता केस भी हुआ, देखो कितना ज्यादा वाइड स्प्रेड था, जो हुआ सबको पता बहुत गलत था, और वहां पे अथॉरिटीज मिली हुई थी। अब वो बात भी ठंडी पड़ गई, तो ऐसे देश में जस्टिस कैसे मिलेगा? See, what I have felt जब मैं काम करती हूँ, because I was into Delhi Commission for Women also, दिल्ली महिला आयोग में भी थी, तो वहाँ पे भी हमारे पास ऐसे केसेस आते थे, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी डेथ। तो ये जो लोगों का जो माइंडसेट है ना कि क्या हो गया, एक सेक्सी तो किया, ऐसा है, वो उसको उस क्राइम की तरह देख ही नहीं रहे, ठीक है। उनको लग रहा है कि बस एक इंटरकोर्स तो था, ठीक है, क्या हो गया, व्हाट इज अ बिग डील इन दैट। ये माइंडसेट है, उनको लग रहा है क्राइम नहीं है, चलो ठीक है। कंसेंट इज नॉट अ वर्ड फॉर अस ना। अभी हम सेक्स वर्कर्स की बात कर रहे हैं, क्या सेक्स वर्कर्स के साथ नहीं होता ये क्राइम? होता है ना। इफ अ सेक्स वर्कर्स इज ऑल्सो सेइंग नो, इसका मतलब नो ही है। हमारी सेक्स वर्कर्स जो भी हैं, 5-5, 6-6 महीने प्रेग्नेंट होती हैं, उनके साथ फोर्सफुली किया जाता है। उनकी जो जैसे आपने गंगूबाई देखा होगा, मालकिन होती हैं दीदी, फोर्सफुली उनको इन्वॉल्व करती हैं 6 महीने तक। अरे भाई, 3 महीने बाद तो सरकार भी छुट्टी दे रही है प्रेगनेंसी में, मैटरनिटी लीव तो मिल जा रही है ना 4थे-5वें महीने से। अब 6ठे महीने में उससे जबरदस्ती करवा रहे हो, तो हो तो वहां भी रहा है ये क्राइम। तो हम तो क्राइम इसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं।
हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज़ है कि लड़की है, शी हैज़ द बॉडी एंड आई हैव दैट थिंग, तो ये हो सकता है। मैं डेफिनेटली सेक्स वर्कर्स पे स्पेसिफिकली ब्रीफली आऊँगा आपके ऊपर, इसके ऊपर मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोलकाता केस के बारे में सबको पता है। इवन सुप्रीम कोर्ट की भी जो पहले रूलिंग थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलिंग थी कि सरकार क्या कर रही है, और वहाँ पे जो आरजीकर कॉलेज था, वहाँ पे एक ही दिन इतने सारे लोग कैसे पहुँच गए अटैक करने हॉस्पिटल को, जहाँ पर ये हुआ उसके पास में ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। प्रिंसिपल का बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा पूरे केस में। संजय रॉय बहुत बड़ा एक नाम निकला था। सो मैं क्यों इस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि चलो बिकॉज़ सेक्स वर्कर्स जो है उनको शायद लोग जानते नहीं है। इस केस के बारे में ज़्यादातर देश में लोग जानते हैं, जागरूकता है कि ऐसा हुआ है। जस्टिस क्यों नहीं मिला? आपको क्या लगता है? चलो एक तरफ जो लोग हैं जो आप बोल रहे मानते ही नहीं है इसको, पर इस केस के लिए तो जहां तक मुझे लगता है 99% जितने लोगों ने सोशल मीडिया पे भी बात बनी, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया कि यार लड़की के साथ खड़े। डॉक्टर्स ने बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया, बट सोल्यूशन क्यों नहीं निकल पाता? ये सारा कुछ निर्भया की तरह ही क्यों है कि जस्टिस डिले होती है? हाँ, इतना क्यों होता है? आपने बिकॉज इनके साथ काम भी किया है, जो जैसे आपने काउंसलिंग भी किया है, जो करते हैं ऐसे लोग, क्राइम ऐसा करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, ये डिले क्यों हुआ? लोग भूल भी जाते हैं, सोल्यूशन क्या है इसका? हमारे पास सी एज अ ह्यूमन हमारा क्या है ना कि हम किसी भी चीज़ को 10 दिन याद रखेंगे, 20 दिन याद रखेंगे, फिर हमें चाहिए होता है मुद्दा, मिल जाता है नया कुछ, चाहे वो नहीं, मैं पॉलिटिकल लोगों की तो बात ही नहीं कर रही, ठीक है। वो कोलकाता वाला कांड हुआ, उसके बाद भी बहुत सारे कांड हो गए हमारे देश में। चलो कोई बॉलीवुड एक्टर ही मर गया, कुछ वहाँ हो गया, कोई गंदी सी मूवी रिलीज हो गई। हमें बस चाहिए कि ऐसे बर्निंग टॉपिक हो, हमें मतलब नहीं है जस्टिस से। निर्भया से भी किसी को मतलब नहीं था जस्टिस दिलाने से, सेम यहाँ पे भी है। कोलकाता केस में भी किसी को मतलब नहीं था जस्टिस से, चाहे वो जितने रेप्स हो रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है जस्टिस से। हमें चाहिए था कि आई वॉन्ट टू बी कूल, मैं भी एक कैंडल लेके खड़ा था, मैं कह पाऊँ, तो बस हम उतने तक सीमित हैं। और बात रही जस्टिस की, तो लड़की की इतनी ज़्यादा, मतलब जब मैं कोर्ट्स का सीन में आपको बताऊं, वो इतना हैरेसिंग हो जाता है, सवाल, वो प्रोसेस, बार बार जाना आना, फाइनेंशियल बर्डन इतना बढ़ जाता है कि लोग अपने आप ही पीछे हो जाते हैं कि छोड़ो हटाओ। जिसके साथ हुआ है, और जो भगवान की कृपा से जिंदा भी है, जो जिंदा नहीं है उसके साथ तो वैसे भी नहीं खत्म बात। एंड एज आई टोल्ड यू कि पैसा भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो उससे भी दबा दिया जाता है। एंड जिसके पास पैसा होगा ऑफ कोर्स उसका पड़ला भारी होगा, दिस हैपेंस। और वही चीज़ है कि आप मैं ये बोलना नहीं चाह रही हूँ, बट दिस इज़ वेरी फैक्ट कि फैमिली वाले भी कितनी बार पैसे लेके सेटलमेंट कर लेते हैं, विक्टिम की फैमिली, ठीक है, विक्टिम की। हमने देखा है ऐसे, मतलब सामने से होता है, नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का केस भी आया है या फैमिली का आया है, सामने से वो तो पैसा ऑफर करेंगे ना भाई, वहाँ पे नाम खराब हो रही है। हमें सोचना है ना कि मैं विक्टिम की फैमिली हूँ, मुझे लेना चाहिए या नहीं चाहिए, मेरे मॉरल वैल्यूज क्या कह रहे हैं वहाँ पे। ऐसी कोई स्टोरी हुई है रियल लाइफ? हाँ बिल्कुल हुई है। सो लक्ष्मी नगर का ही ये केस है। देयर इज दिस पीजी एक है वहाँ पे, अभी भी चल रहा है वो। तो एक गर्लफ्रेंड ने बेसिकली अपने बॉयफ्रेंड पे केस डाला कि भाई इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी है, मेरा रेप किया है। जब एक्ट्स वगैरह पास हो जाते हैं ना कि हाँ आपका कंसेंट एंड ऑल, तो ये हुआ था। एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन लड़के से बात हुई, मैं ही काउंसलर थी वहाँ पे उस टाइम पे, तो पता चला कि लड़का का ये था कि मैम ऐसा हम 6 साल से रिलेशनशिप में, आज तक रेप नहीं हुआ, और आज कुछ पर्टिकुलर सिनेरियो में बिकॉज शी इज़ लाइकिंग समबडी एल्स, वो किसी और से बात कर रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आज ये हो गया कि मैंने रेप कर दिया। कुछ उनके डिमांड्स थे जो इन्होंने फुलफिल नहीं किए, तो उन्होंने रेप एलिगेशंस लगा दिए। एक तो ये केसेस होते हैं। सेकेंडरी एक और ऐसा ही था, लड़की कोलकाता की थी, हाँ सॉरी नॉट कोलकाता, बंगाल को ऑलवेज हम लोग कोलकाता ही कह देते हैं, बंगाल की आई थी। एंड उसको दिल्ली में लाके उसके हस्बैंड ने शादी वादी का वादा किया था, दो ही डिड मैरिड, बट खुद भी करता था, एंड मेरे हिसाब से वो रेप ही हुआ, दो ही वो हर हस्बैंड, कहने के लिए हस्बैंड था, और अपने फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व कराता था, ठीक है। एंड उसके बाद, ये शादी करने के बाद
अच्छा फ्रेंड्स उसके होते थे, उनको भी वो बुलाना, उसको ज़बरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व करना, एंड जब केस वगैरह हुआ तो पैसे दे के चीज़ें ख़त्म कर दी गई। लड़की वालों की फैमिली को कि लड़की भी मान गई। अच्छा हाँ। ओके ऑलराइट खत्म हो गया केस, कुछ भी नहीं है। फिर हमें लगता है कि हम जो इतनी तेजी दिखा देते हैं, हम ही बेवकूफ बन जाते हैं। लड़े किसके लिए? हाँ, लास्ट में हमारा हो जाता है कि तुम क्यों तेज बन रहे थे, शांति से बैठो भाई, वैसा हो जाता है। मैम जैसे आपने अभी बोला कि बिकॉज ना लड़कों के साथ आजकल ये काफी हनी ट्रैपिंग भी बहुत हो रही है, हाँ, एंड आई वांट यू कि आप लोगों को थोड़ा सा उसमें हेल्प करें। अब जो लोग रिलेशन में होते हैं, अक्सर ऐसा होता है, उनको डर लगता है आजकल कि यार ये ना हो कि लड़की बाद में उल्टी हमारे ऊपर ही हो जाए। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सेक्स वर्सेस टेप में कैसे अंतर किया जाता है, और किसी भी रिलेशनशिप में किस तरह से पता चलता है कि यार ये एक सेक्स है और ये एक टेप है, किस तरह से वो डिफरेंस हो सकता है, और जो भी बेबी इन चीज़ों में जाते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, किन बातों को उनको ध्यान रखना चाहिए ठीक है बिफोर मैरिज? हाँ, सो कोई भी कपल्स जो शादी में है या नहीं भी है, मैरिटल टेप भी होता ही है, हम वी कैन नॉट डिनाई। ओके सो सी कंसेंट ही सबसे बड़ा टर्म है, सबसे बड़ा शील्ड है, अच्छा एंड वो एक कह सकते हैं फाइन लाइन है बिटवीन सेक्सुअल प्लेजर वाला पूरा वो प्रोसेस या फिर वो टेप हो, ओके चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, और सामने वाले ने कह दिया फॉर एनी रीजन भाई नहीं मन है, जब ठीक है आई अग्री कि हम 6 साल से रिलेशनशिप में थे एंड वी वर एंजॉइंग ऑल द थिंग्स, सब कुछ हम फिजिकल इंटीमेट हो रहे थे, बट अभी इस पॉइंट पे मेरा मन नहीं है और मैं ना कह रही हूँ या कह रहा हूँ, तो वो ना ही है। बट अगर मुझे मेरे साथ फोर्सफुली किया गया तो दैट इज टेप। ओके जी ऑलराइट, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, हाँ, चाहे शादी भी हुई है हाँ, तो भी सी जो मैरिटल टेप्स होते हैं ना हमारे यहाँ, उसमें उसको क्यों नहीं ये कंसिडर किया जाता है क्राइम, क्योंकि हमें लगता है अरे ऐसे कैसे, शादी हो गई यार, लाइसेंस मिल गया अब तो, और मन नहीं क्या होता है, तुम बीवी हो किस काम की, यही कहा जाता है। तो हमें ये समझना होगा कि आप बीवी है या आपकी गर्लफ्रेंड है, आप 10 नहीं 20 साल से रिलेशनशिप में हो और आप फिजिकल इंटीमेट हो रहे हो, बट एट एनी पॉइंट लड़का या लड़की बोल रहा है कि भाई आज नहीं या आज इट्स नॉट पॉसिबल, तो आपको समझना होगा कि यू हैव टू स्टॉप ओके वहाँ पे, ऑलराइट, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज टेप। गॉट इट। अब मैम यहाँ पे सबसे बड़ा इशू यही आता है, लड़के ने केस किया या लड़की ने केस किया। अब यूजुअली लड़के कहाँ करते हैं, हाँ लड़के करते ही कहाँ हैं, बिकॉज वो वैसे ही डर जाते हैं। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि अब ऐसा आप ले लो कि लड़की ने झूठ बोल दिया, अब मोस्ट ऑफ द केसेस, तो इसमें कैसे लड़का कैसे बच सकता है ऐसी चीजों से, और पता कैसे चलेगी वो सच है कि नहीं, आगे क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ठीक है, तो 2012 का जो क्राइम हुआ था उसके बाद ही 376 जो हमारा लॉ जो आईपीसी आई थी, तो उसमें ऐसा ही कुछ रूल बन गया है कि अगर द टाइम लड़की कहती है कि मेरे, या कोई भी औरत कहती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, भाई आँख नाक कान बंद करो और फटाफट पहले उसको जेल में डालो, लड़के को। हाँ, बाद में सुनवाई होगी, बाद में कार्रवाई होगी, जांच पड़ताल जो होगा वो बाद में होगा। ओके। क्योंकि इतना ज्यादा चीजें हो गई थी ना कि असली मतलब रियल कल्प्रिट्स भी तो होते ही है ना, तो सो दैट वो ना एस्केप हो जाए, ये वाला सारा प्रोसेस शुरू हो गया था। अभी ये है, हाँ ये अभी भी है कि जब आप पे 376 या टेप की धारा लग गई है, तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, गांधी जी के बंदर की तरह आँख कान नाक बंद, आपको पहले कस्टडी में लिया जाएगा। और ये सिर्फ लड़की की कन्फेशन से है? हाँ, लड़की ने अगर पुलिस के पास टाइम आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, मैंने कहा मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, फिर जो कार्रवाई होगी उसमें लड़के को उठा लिया जाएगा, उसी वक्त उठा लिया जाएगा। जी ओके। हाँ, मतलब इतनी फास्ट है अगर पुलिस, तो वो मतलब जब भी वो एक्शन लेगी तो पहले उसको कस्टडी में रखा जाएगा। और इसके फिर बाद क्या होगा? फिर बाद में प्रोसीडिंग्स होंगी, केस बनेगा, जो भी 164 के बयान होते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो उसमें आप प्रूव कर सकते हो खुद को, तो कर लो कि भाई झूठ बोल रही है। ये है। तो भाई मैं तो ये कहती हूँ कि प्यार मोहब्बत अंधा होता होगा, बट थोड़े से कान वान खुले रखो, अपने प्रूफ्स रखो अपने पास कि इट वाज कंसेंचुअल, कोई भी चीज़ें जोर ज़बरदस्ती नहीं थी, एक अच्छा रिलेशनशिप था, ये सब चीज़ों का ना थोड़े अपने पास प्रूफ्स रखो, क्योंकि डिजिटल प्रूफ्स को भी अब कंसिडर किया जाता है। तो आप रखो, क्योंकि अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि हाँ पता है उसने तो नहीं ऐसे किया था, या वो कुछ मेरे साथ जो है वो कुछ और कहानी सुना रहा है,
तो हम तो एज इंडिविजुअल कुछ भी बोल सकते हैं, वही तो क्या प्रूफ है। तो इस तरीके से आप इन प्रूफ्स को रख सकते हो। मैम पर कंसेंट का क्या प्रूफ होगा? मान लो रिलेशनशिप Consent में का तो कोई proof आप कहीं नहीं है। घूमने गए हो, ऑब्वियसली आप जाओगे, फिजिकल होते ही हैं कपल, तो वहां पे प्रूफ थोड़ी कोई लेगा कि साइन कर दे इस पे। तो वही तो बहस वगैरह फिर होती है ना। हाँ वही तो। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि जब तक वो प्रूफ होता है दैट द गाय इज इनोसेंट, तब तक उसकी मेंटल हेल्थ की बैंड बज चुकी होती है, क्योंकि उसको हर दिन घुट रहा होता है वो इंसान। सी आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ तिहाड़। एक लड़का था, ही वाज वर्किंग इन अमेरिकन टूरिस्टर, काफी अच्छे पोस्ट पे था, आई डोंट रिमेम्बर ज्यादा, अभी तो याद नहीं है मुझे। एंड उनकी शादी हो गई थी, लव मैरिज, उनके 2 बच्चे थे। एंड देन वाइफ को याद आया कि इसने मेरा रेप किया है, ठीक है, एंड उसको उस पे केस लगाया और लड़का जेल में था। ही वाज डिप्रेस्ड, मतलब क्लिनिकल डिप्रेशन। सी, डिप्रेशन और क्लिनिकल डिप्रेशन बहुत डिफरेंट होता है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना, यार मुझे तो डिप्रेशन हो गया, दैट इज नॉट डिप्रेशन, वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस का जो डिस्ट्रेस होता है ना फॉर्म, वो है कि भाई हम फंक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं आगे, हमारा हाथ पैर नहीं चल रहा, दिमाग नहीं चल रहा। बट जब हम बात क्लिनिकल डिप्रेशन की करते हैं तो वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। Okay. आप रियलिटी से कटने लगते हो। जो काम आप इंजॉय कर रहे थे वो नहीं कर पाओगे। आपके लिए ब्रश करना भी बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। सामने वाले कहेंगे अरे ये तो आलसी है, ये तो काम चोर है, ऐसा है। बट ऐसा नहीं है, उसके लिए नहीं हो पा रहा है। कोई मोटिवेशन, कोई संदीप माहेश्वरी, कोई नहीं काम कर पाता उस टाइम पर। तो उस पर्सन को क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया था इस वजह से। फिर कुछ नहीं, उनकी प्रोसीडिंग्स हुई, फिर अब शायद छूट गए होंगे, आई एम होपिंग सो। सो मैम अगर मैं एक सेफ पॉइंट के लिए बोलूं, तो आप जैसे बोल रहे हो कंसेंट है, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई कपल अगर मान लो रूम में भी जा रहा है तो अपनी पिक्चर्स साथ में ले ले। ऑब्वियसली जैसे मान लो जा रहे हैं, एक हैप्पी मोमेंट है, स्माइल करते हुए दोनों साथ में ले ले, ताकि एक प्रूफ हो जाए। इस वजह से आप कह रहे हो। सी, अब देखो कोर्ट में भी बात चल रही है ना, तो ये चीज तो होगा ही कि हम बताएंगे भाई हम यहाँ जा रहे थे, वहां जा रहे थे, देखो हमारी फोटोज है, हम यहाँ पे खा पी रहे थे, सडनली बेडरूम में ऐसा क्या हो गया कि नॉन कंसेंशुअल हो गया, या चलो हम थके हैं कुछ। हमारी होता क्या है ना इस चीज में, ऐसा नहीं है कि कंसेंट की बात हो जाती है। बात ये होती है कि अब मेरी सपोज मैं और मेरे बॉयफ्रेंड है, मुझे उसकी कोई बात ही नहीं पसंद आ रही है, या फाइनेंशियल चीजें इन्वॉल्व हो गई, तो भाई तू देख 376 तो है ही मेरे पास, वो हो जाता है। ये तो मैम बहुत ही खतरनाक है। यही है मेन कारण, यही होता है। नहीं तो यहाँ पे मैरिटल टेप्स में कंसेंट का होता है इशू, कि वाइफ की असहमति के बिना भी होता है। बट जो रिलेशनशिप्स में देखते हैं, until and unless your partner is not a narcissist, तो यही होता है कि अगर जब फॉल्स केसेस की मैं बात कर रही हूँ, सभी की नहीं, सो नो ऑफेंस, कि फाइनेंशियल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कि मेरी तो बड़े हाई एस्पिरेशंस हैं, वो बेचारा नहीं पूरा कर पा रहे हैं, या उसने ना कह दिया, या कोई और पसंद आ गया, कहीं और भी बातें चल रही हैं, तो तब होता है ये चीज़ें, तब होती हैं। मैम अच्छा ऐसा भी होता है कुछ कि फॉर एग्जांपल जिस दिन ऐसा ये हुआ, मान लो 2 लोग फिजिकल हुए, एक एज अ प्रूफ ऐसा हो सकता है कि अगर लड़की में भी उसके अगले दिन जा रही है वर्सेस लड़की में भी 6 महीने बाद पुलिस के पास जा रही है, तो क्या इसमें लड़के का पल्ला भारी होता है? हाँ होगा। एंड MLC बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको हम मेडिकल टेस्ट होता है, जो हमें 24 घंटे के अंदर कराना होता है। सी, अगर फोर्सफुल सेक्स हुआ है तो कुछ तो निशान होगा। अगर मेरा मन नहीं है और मेरे साथ जबरदस्ती की जा रही है, तो वो कहीं कुछ तो निशान होगा मेरे शरीर पे। कुछ तो मैं वो रिबेल करूंगी, रेसिस्ट करूंगी कि भाई छोड़ नहीं है, या जो कुछ तो मैं वैसा करूंगी ना। एक प्रॉपर इंजॉयबल सेक्स हो रहा है और एक फोर्सफुल हो रहा है, उसमें डिफरेंस तो है ही। बॉडी पे कुछ ना कुछ मार्क्स तो रहेंगे। तो MLC बहुत जरूरी है 24 घंटे के अंदर, किसी भी, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या टेप के केसेस हो, कोई भी ऐसा केस जब हमारे पास आता है फीमेल ओरिएंटेड, तो उसमें मेडिकल टेस्ट कराई जाती है। या लड़ाई झगड़े भी होते हैं ना, अगर आप कभी देखो रोड पे, रोड रेज में एक्सीडेंट्स हो गए, कुछ हो गए, तो ये सबसे पहला मेडिकल टेस्ट ही करवाया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ये सबसे पहला प्रोसेस होता है। सबसे पहले चीज अगर ये है कि अगर 24 घंटे में अगर ऐसा हुआ भी है किसी लड़की के साथ, अगर जो जेन्युइन केस है, तो उसमें वो 24 घंटे में अगर अपना टेस्ट करा ले, तो वो केस में वजूद ज्यादा बढ़ जाता है वर्सेस 6 महीने बाद। हाँ बिल्कुल। फिर समझ में आने लगता है कि अच्छा ये कोई अपना पर्सनल ग्रज निकाल रही है। भाई 6 महीने बाद तुमको समझ आ रहा है कि ये रेप है। ये भी चीज है। सी, कुछ तो जेन्युइन केसेस भी होते हैं अनडाउटेडली, कि हमें हिम्मत जुटाने में, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के केसेस है तो सामने ही नहीं आते हम कि यार जेन्युइन जो है कैसे करूँ, फैमिली सपोर्ट नहीं करी। फैमिली को आप क्या बताओगे पहले? सबसे बड़ी लड़कियों के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है। तो वो वैसे चीजों में सामने ही नहीं आती हैं। तो जिन्होंने बहुत चतुराई से दिमाग चलाना होता है ना, वो ऐसे फेक केसेस ज्यादा लगाती हैं, और फिर
लड़के तो हैं ही, उनको तो फंसाना इजी है ही अभी 376 के अंडर। तो मैम व्हाट इज द वे आउट? अगर जितने लड़के देख रहे हैं डर डर के देख रहे हैं, डर डर के सुन रहे प्यार हैं, में अंधे मत बनो, अपने आँख कान नाक चारों 5 सेंस ऑर्गन्स खोल के रखो, दिमाग चलाओ कि भाई क्या हो रहा है। सी डोंट बी वायलेंट, वायलेंस भी नहीं करना, अब्यूजिव भी नहीं होना। नहीं बन रही है अलग हो जाएंगे, जरूरी नहीं है कि हमें 7 जन्म चाहिए। हस्बैंड के साथ भी अगर नहीं बन रही है मेरी इस जन्म में तो नमस्ते, जितने टाइम तक निभ रहा है निभाओ। डाइवोर्स का प्रोसीजर क्यों है? सेम सेपरेट हो जाओ ना भाई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। जरूरी थोड़ी है कि आप घिस घिस के मर मर के एक के साथ ही आपने समाज सुधारने का ठेका नहीं लिया है, नहीं सुधार सकते। और सामने वाले को आप कब तक बांध के रख लोगे? और अगर थोड़ा भी इंटेंशन, तो आप बताओ ना, लड़कों को तो समझ में आती होगी कि ये मुझसे ठग रही है या सच में प्यार कर रही है। समझ तो आने लगता होगा ना, मैं ओवर ही डिमांडिंग कर रही हूँ, मुझे ये भी दिलाओ, वो भी दिलाओ, ये भी दिलाओ। एक जेन्युइन चीजें होती हैं कि यार मुझे ये अच्छा लग रहा है। लड़के करने को रेडी है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं वही कह रही हूँ, रेडी है करने को। उन बेचारों को है कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। सच बता रहा हूँ, लड़कों को आज की डेट में मैम ये हो गया है कि कोई बात नहीं यार, हम अच्छा कमा रहे हैं, थोड़ा खर्च भी देंगे, कोई बात नहीं। बट एंड में जो फंस जाते हैं ना वहां पर, बिकॉज एक मेरे खुद का ना फ्रेंड का आगे फ्रेंड है, अच्छा। उसके साथ ये हुआ था कि उसने ना ऑनलाइन कहीं से ऐसे उसने वीडियो कॉल करी और एकदम से क्या हुआ कि पता नहीं वो फ्लो में टूट गया और दोनों बोथ ऑफ देम गॉट नेकेड। बाद में पता चलता है वो लड़की उस लड़के को ब्लैकमेल कर रही थी, इतने पैसे भेज, तो उसने कभी 20,000 भेजे, 50,000 भेजे। एक पॉइंट आया कि वो लड़का टेंस्ड हो गया। वो कहता कि भाई अब तो मतलब, या तो बिकॉज वो उसने क्या किया, उसकी प्रोफाइल से उसके घर वालों को पकड़ लिया, फिर उनको रीच आउट करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे ये हो रहा है। तो इन अ वे लड़के बहुत ज्यादा ना मैम हनी ट्रैप, इवन आई एम श्योर लड़कियों के साथ भी होता है, देयर इज नो डिनाइल, बट प्रॉब्लम विद बॉयज इज ह्यूज, मैसिव। सो आपका इन शॉर्ट आपका कहना यह है कि एविडेंस रखो अपने रिलेशन का, ताकि आप कोर्ट में इन फ्यूचर कंसेंट दे सको। दैट्स इट। राइट, प्रूफ्स हो आपके पास कि अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप था। एक प्रूफ कैसे होता है, थोड़ा आप इसको इलैबोरेट कर सकते हो? हाँ, मतलब आप अपने, ऑफ कोर्स मैं 6 साल से रिलेशनशिप में हूँ या 6 महीने भी, फोटोज तो होंगे ना हमारे, टेक्स्ट मैसेजेस तो होंगे ना हमारे, जिसमें समझ आ रहा है कि हम लवी डवी भी हो रहे हैं या हमारे अगली फाइट्स हो रहे हैं। समझ तो आ जाता है देख के वो सारी चीजें। एंड हमेशा ऐसे कि प्लीज सोशल मीडिया पे इतना भी जो रील्स आजकल नहीं आती कि ऐसा आइडियल कपल, ये आइडियल गर्लफ्रेंड, ये आइडियल बॉयफ्रेंड, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। एट द मोमेंट तुम चाहे कितना भी कमा रहे हो ना, 2.5 लाख भी तुम्हारी सैलरी है ना मंथली, फिर भी दिस इज योर हार्ड अर्नड मनी, रिस्पेक्ट दैट। किसी पे भी ऐसे मत फिजूल उड़ाओ। मैं बस ये कहती हूँ कि अवेयर करो खुद को। आप प्यार कर रहे हो ना, तो उसको महंगी महंगी 10 लाख की चीजें दिला के नहीं होगा प्रूफ। वो एक कप कॉफी या एक कप चाय में भी चल जाएगा। मम्मी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? मिलती हैं, एग्जैक्टली वही चीजें। जैसे अच्छे लड़के भी मिलते हैं, अच्छी लड़कियां भी एग्जिस्ट करती हैं, बट हमें वो थोड़ा सा उस डिफरेंस को समझने की जरूरत है। अपने आप को इतना पुश मत करो, इतना इमोशनली अवेलेबल मत बनाओ हर किसी के लिए। प्यार में रिस्पेक्ट सबसे बड़ी, लोग कहते हैं ना लॉयल, कुछ नहीं होता लॉयलिटी until you are not respectful to each other. 100% totally this is the key ingredient of a relationship, of love. तभी प्यार है, नहीं तो नहीं। और अगर मैं सच में प्यार कर रही हूँ, मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ, आई विल नॉट डिमांड एनीथिंग। खुद से तो हम करेंगे ही ना। सामने वाला प्यार में तो कर ही इतना दे देता है कि आपको जरूरत नहीं पड़ती। ये चीजें बहुत अगर पीछे की हो जाती हैं, अगर एक्चुअली में दिस इज लव। अच्छा मैम मुझे एक बात बताओ, हमने कंसेंट की बात कर ली, रिलेशनशिप की बात कर ली, समझ आता है। अब बिकॉज आपको पता है कि हुकअप कल्चर भी काफी बढ़ रहा है धीरे धीरे। सो अब कंसेंट, चलो रिलेशनशिप में चलो फिर भी फोटोज मिल जाएंगी, मिल जाएगा। अब मान लो हुकअप कंसेंट के साथ हुआ, बाद में लड़की डिनाइल पे चली गई, फिर हाँ एग्जैक्टली दिस इज। अब फॉर एग्जांपल पार्टी में है कोई, अच्छा यूजुअली होता है। अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट वन नाइट स्टैंड्स ना, हाँ, कि वन नाइट पार्टी में गए, स्टैंड, पसंद आया, जैसे बहुत दिल्ली में तो आपने देखो काफी नॉर्मल है ये कि जैसे पार्टी में गए और वहां पे पिकअप हो गया, मतलब बात हुई, वो उसके बाद ही है ना, तो मान लो बोथ ऑफ देम आर ड्रंक, ये चीज हो गया। फिर अब व्हाट अबाउट नेक्स्ट, उनका क्या, उनके लिए क्या, हाउ डू दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? सी अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, आप नहीं बच सकते। तो मैं सारे बच्चे जो अभी बहुत ही यंग एज में हैं, बहुत ही टीन एज में हैं, उन सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटा देयर इज नथिंग लाइक सिचुएशनशिप, बेंचिंग, क्रैम्पिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज योर एज टू लर्न, टू एजुकेट योरसेल्फ। पढ़ो, उस चीज को समझो पहले। सी क्या होता है ना कि ये जो हम कहते हैं ना, जैसे कि मेरा तो स्कूल वाला प्यार था, नाउ आई एम गेटिंग मैरिड,
ठीक है हुआ होगा, बट उस टाइम पे प्यार नहीं हुआ था. सी दिस इज फैक्ट. व्हेन आई वाज इन स्कूल या दैट गाय वाज इन स्कूल, प्यार हुआ ही नहीं था. समझ में क्या आता है प्यार क्या होता है? Obviously, you're right. आता नहीं. Totally उस right, अट्रैक्शन totally हुआ था क्योंकि हाँ. हार्मोन्स पीक पे थे. टीनेज है, प्यूबर्टी हिट हुई है, 50 तरह के चेंजेस आ रहे हैं. एंड क्या होता है कि हमारे सेक्सुअल अर्जेस सप्रेस हो जाते हैं. जैसे जैसे हम, क्या है एक बेसिक नीड, क्या है हमारी एज अ एनिमल, क्या है हमारी बेसिक नीड? सेक्स, हंगर एंड थर्स्ट. बट वी आर सोशल एनिमल्स. तो हमारा जो ये सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है वो धीरे धीरे सप्रेस होने लग जाता है. 10-11 साल, 12 साल. Correct. तो वो सप्रेस होकर आपको समझ में आता है कि अब सामने मुझे अपोजिट जेंडर मिल रहा है, अब बहुत तगड़ा अट्रैक्शन होता है ना? तो वो तो अट्रैक्शन हो रहा है. अब वो फर्क करना है आपको. टीनेजर हो आप 10-11 साल के हो, 12 साल, 13 साल, 14 साल में हो, अपने टीन्स में हो. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो आपको हो रहा है वो अट्रैक्शन है. प्लीज़ जीने मरने के वादे एंड उस टाइम पे जो लगता है सारा बॉलीवुड गाना ही मेरे लिए है, पीछे गिटार बज रहा है, हवा ऐसा नहीं होता भाई. मैम एक बात बताओ, अब जैसे वन नाइट स्टैंड की बात हो रही है, अब मान लो एक कपल होटल में गया, तो उस रूम में जब जा रहे हैं तो दोनों के ऑब्वियसली आधार कार्ड लेते हैं होटल में, तो वो लड़की का कंसेंट नहीं माना जाएगा, वो रूम में जा रही है? बिल्कुल माना जाएगा, ऑब्वियसली माना जाएगा. तो ये दिस इज अ सेफर पॉइंट फॉर बॉयज. एग्जैक्टली. बट कैन दे यूज इट लीगली? अगर आप देखो ना, होटल के अगेंस्ट भी हो सकता है ना कि अगर आप 18 साल से नीचे हो तो वैसे भी आपको अलाउ नहीं करेंगे. हाँ, जो 18 साल से ऊपर है दोनों. अच्छा, अब दोनों रूम में चले गए, तो फिर दिस कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ कि भाई गई तो थी ना तो मेरे साथ. हाँ. एंड समझ आ रहा है कि सामने चीजें खराब. और सी ऐसा नहीं है कि वन नाइट स्टैंड हुआ एंड उसके बाद चैट ही नहीं होती होगी. कुछ तो कनेक्टेड रहते होगे ना? नहीं रहते. ये लोग आजकल ऐसे ही हैं, सारी ऐसी हैं. मैं बता रहा हूँ, ये मतलब मैं सही बता रहा हूँ. ऐसे कई कितने लोग हैं जो कि हुआ वन नाइट स्टैंड, उसके बाद लड़के ने लड़की को ब्लॉक कर दिया, लड़की ने लड़के को ब्लॉक कर दिया. अब मैं मतलब बिकॉज ये चीज़ें तो काफ़ी ऑब्वियसली दिस इज सैड, बट आई डोंट वांट कि कोई फंसे, इसीलिए आज की आई बिलीव ये चीज़ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है. सो ये जैसे अब रूम में गए तो यू थिंक ये एक सेफर ऑप्शन है, बट फिर भी फंस सकते हैं? कोई चांस है? फंसने का बिल्कुल चांस है क्योंकि इन केस अगर वो प्रूफ आप नहीं दिखा पाए या वो नहीं प्रूव हो पाया कोर्ट में, तो फिर देयर इज नो एस्केप. मतलब लड़की ऐसा बोल सकती है कि मैं रूम में तो गई थी बट मैं तो वैसे चिल करने गई थी, बाद में उसने फोर्स किया, ऐसा ये पॉइंट वैलिड है? सी जब एक लड़की रिपोर्ट लिखवाने जाती है ना तो वो ये चीज़ें नहीं लिखती है, वो वहाँ पे ये लिखवाया जाता है कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती हुई है. हाँ, तो फिर तो मैम फिर लड़का क्या कर सकता है इसमें? कुछ नहीं, आप फिर बैठो कस्टडी में या तो खुद को अवेयर कर लो अच्छे से, थोड़ा सा समझदार बनो, कंट्रोल योर हॉर्सेस भाई, समझो. सी आपने ये जो डिजिटल वाली बात बताई, डिजिटल स्कैम वाली, ये लड़कों के मतलब यंगस्टर्स के साथ नहीं, ओल्ड एज के साथ भी हो रहा है. मेरा एक फ्रेंड है, उसके फादर के साथ हुआ है ये. बताओ. एंड उन्होंने वीडियो कॉल किया, सडनली शी केम ऑन द कॉल नेकेड एंड वो वैसे घबरा गए. तब तक तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो चुकी थी. वो फंस गए, वो कह रहे हैं इतना इतनी उम्र हमने नाम बनाया अपना, और लोग कहेंगे ये कर रहे हो. एग्जैक्टली यही हुआ. वो तो बिल्कुल कि मेरा तो बेटा इस एज में है कि, और मैं वो बता तक नहीं पा रहे थे कि मैंने ये कांड किया है, ये ऐसा हुआ है. ही इज इनटू गिल्ट. और उनको अंकल अंकल कह के बात कर रही थी कि मुझे ये पैसे चाहिए, ऐसे चाहिए पढ़ने के लिए, एंड ये ट्रैप करके देन उनको कॉल किया. एंड देन सडनली शी गॉट नेकेड एंड तब तक तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई थी. तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मैं आई विल टेल कि सबको कि पहले, क्योंकि सुसाइड्स होते हैं ऐसे केसेस में, लोग कर लेते हैं, बच्चे खास करके. अब जैसे ये अंकल ही हैं तो उनको तो लगेगा ना यार मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई, सब खत्म हो गया मेरा एक झटके में. तो लोग सोचते हैं कि लेट्स एंड द लाइफ. तो डोंट डू दैट. ये जो स्कैमर्स हैं इनको पता है कि अगर पुलिस की कार्रवाई की गई तो ये सारे वीडियोस डिलीट करेंगे, सब करेंगे, इनकी बहुत फटती है इन शॉर्ट. तो आप बिल्कुल घबराओ मत. गो टू योर पुलिस स्टेशन जो भी नज़दीकी है. दिल्ली में तो साइबर सेल भी खुल चुका है, आप ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं या जाके भी अपने एरिया के लोकल पुलिस स्टेशंस में कर सकते हैं. वहाँ पे फटाफट कंप्लेन लिखाओ और उसके सामने ना पहले तो ये मत दिखाओ कि भाई तुमने रिकॉर्ड कर लिया ना, नाउ आई एम अफ्रेड. वो स्कैरी वाला फेस ही मत दिखाओ अपने आप को. उसको डांट के बोलो कि नाउ आई एम गोइंग टू फाइल FIR. जाओ, ऐसे डट के बोलो. अच्छा, हम डिजिटल क्राइम हो जाए तो प्रोसीजर अभी कह रहे हो ऑनलाइन रिपोर्ट लिखवाओ, कर सकते हो. हाँ, दिल्ली के लिए तो है. अच्छा मैम, फिर ये वीडियोस डिलीट हो जाती हैं? हाँ. कैसे होती उनकी हुई, पुलिस में गए, FIR लिखाया, फिर साइबर सेल वाले ने सारा चीज डिलीट करवाई उनसे. ओके. ऐसा नहीं है कि वो कोई और बैठे हुए हैं, हमारे ही बीच से हैं.
हमारे ही बीच के लोग हैं तो पकड़े तो जाते ही हैं। आप देखते होगे ना आजकल सुबह सुबह 7 बजे कॉल आता है कि +96 करके हाँ, नंबर हाँ, होगा, मेरे पास भी आया कि बहुत 2 बार। घंटे में आपके फोन को आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो अरे मैं आप मानोगे नहीं, सुबह सुबह मेरी मॉम के फोन पे फोन आया, मैं सो रहा था कि जी आपके बेटे को पकड़ लिया, इसने टेप किया किसी के साथ। वो अच्छा मम्मी ने पूछा अच्छा बताओ, और जी ये रो रहा है, उस मेरी आवाज को AI से निकाला, मम्मी बचा लो मम्मी बचा लो, और मैं साइड में सो रहा हूँ मैं साइड में सो रहा हूँ। और वो कह रहे बट वो ये ना, इसमें अगर अवेयरनेस नहीं है तो माँ बाप बेचारे इमोशनल हो सकते हैं, वो कहेंगे पता नहीं कहाँ फंस गया, क्या कर लिया। सो इन केसेस में आप कह रहे हो या उस केस में कि बच्चा बाहर रह रहा हो, माँ बाप दूर रह रहे हैं और उनको लग रहा है यार सच में कुछ नहीं कर दिया क्या इसने। सपोज आप तो बगल में सो रहे थे तो ठीक है, बट जिस केस में बच्चा दूर बैठा हुआ है, बिहार है, दिल्ली है, यूपी है, तो फिर क्या होगा? फिर तो माँ बाप ने वो कुछ ना कुछ तो बुरा ही होगा। ये होता है। मैम पर एक बात बताओ, किसी की वीडियो ऐसे वायरल हो जाए सोशल मीडिया पे, वो बेचारा क्या करे? वो किसी ने कुछ ऐसे किया ही नहीं तो मुझे ये लगता है ना कि मैं कैसी हूँ, ये मेरा जो सर्कल है इनर, उसको पता है कि स्वाति ऐसे वीडियोस बना सकती है या नहीं। मेरे जानने वाले मुझे जानते हैं और मुझे ये 10 करोड़ को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं है until my parents are convinced। मेरा अगर फोटो जाता है उनके पास, अभी आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, अभी मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ था कि उसने किसी ऐप से थोड़ा लोन ले लिया एंड उनको पे करने के बाद भी उनके फोटोज का एक्सेस ले लिया। मुझे, मम्मी पे, सब पे फोटोज आने लगे। तो मैं कहीं थी एंड मम्मी का कॉल आया कि ऐसा ऐसा फोटो आ रहा है भाई का, देख। तो मम्मी को मैंने यही कहा कि तुमको लगता है तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा होगा? मैंने बस यही पूछा मम्मी से। उसने बोला नहीं। मैंने कहा बस छोड़ दो, क्यों रिप्लाई करना। एंड ऑल्सो आई वुड से आप भी, आपके लिए भी और सभी लोगों के लिए जो ये देख रहे हैं, कि अपने पेरेंट्स का जो प्रोफाइल फोटो है व्हाट्सएप पे, उसको आप माई कॉन्टैक्ट्स पे सेव करो, क्योंकि हमारी मम्मी पापा इनको नहीं पता कैसे यूज करना है। तो इसी इंसिडेंट से मैंने ये सीख लिया था कि उसने प्रोफाइल फोटो सेव कर ली थी कि अब तुम नहीं देगा और पैसे, तो मैं इनकी भी, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बहनों की भी फोटोज बनाऊंगा। तो चलो मैंने तो कॉन्टैक्ट्स पे, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर्स में भी सेटिंग्स आ गई हैं, माई कॉन्टैक्ट्स, या अब उसको आप स्क्रीनशॉट लेने पे भी वो नहीं होता, ये सब ऑप्शंस आ गए। तो बट मम्मी को नहीं पता ये, दैट वाज ऑन पब्लिक। तो ये आप सब सेटिंग्स जरूर करें अपने पापा, अपने पेरेंट्स के फोन में, कि आप उनके प्रोफाइल फोटो, स्टेटस वगैरह को सिक्योर करें, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, कहीं भी हो। ये करके रखें। ऑलराइट, ओके, ये एक बहुत सेफ्टी है। गॉट इट। और कोई मैम डिजिटली जो ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं स्पेशली लड़कों के साथ, कुछ उनके लिए मैसेज की क्या करें? साइबर सेल में कंप्लेन करें? हाँ, ये सोच के मत जाओ आप कि वहाँ जो पुलिस बैठ रही है क्या सोचेगी मेरे बारे में या मुझे भी मारेगी। ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय है, दे आर योर सर्वेंट्स, दे आर फॉर यू। सर्वेंट्स आई डोंट मीन कि आपके सामने हाथ ऐसे करके बैठे हैं, आप उनको नीचे बिठा रहे हो, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, बट दे आर नोन एज सिविल सर्वेंट्स या पब्लिक सर्वेंट्स, राइट। तो सबसे बड़ी बात है कि आप डरो ही मत। आई अंडरस्टैंड कि कुछ माइंडसेट्स कैसे हैं जिनके साथ हमारा भी इनकाउंटर होता है वैसा, बट आपको वहां पे कमजोर नहीं पड़ना है। अपने पॉइंट्स रखो कि ऐसा ऐसा है, मेरे साथ ट्रैप ही हुआ है, एंड नाउ आपको आगे का प्रोसेस पता होना चाहिए। थोड़ा खुद को एडुकेट करो कि मुझे FIR लिखानी चाहिए, नेक्स्ट क्या करना है, पुलिस के सामने खुल के कहना है। सबसे बड़ी बात, झूठ मत बोलो। बच्चे क्या करते हैं ना, जैसा मैंने देखा है कि अगर कुछ ऐसा केस आ गया, वो पहले तो झूठ बोलना शुरू करेंगे, ऐसे हुआ था वैसे, मतलब 100 तरह की कहानी बनाएंगे और वो रियलिटी नहीं बताएंगे। तुम खुल के बताओ ना कि तुम चैट कर रहे थे, तुमको इंस्टा से मिली थी, तुमको उसने फंसाया गोलमोल बात करके, ना वीडियो कॉल हुआ तो ये हुआ। ये चीजें ओपनली और बहुत ऑनेस्टली बताने की हैं, खुल के। हम लोगों को डर लगता है ना, घर वाले देख लेंगे तो करेंगे क्या। वो तो है, ये चीजें आती हैं मन में। बट वही मैं कह रही हूँ ना कि अब अगर वो प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो उसका एक परमानेंट सोल्यूशन भी तो चाहिए ना। या वो कहते हैं ना कि कबूतर बैठा होता है ना, और जब बिल्ली आ रही होती है वो अपना आंख बंद कर लेता है। क्या करना चाहिए उसको? वहां पे उड़ना चाहिए। आंख बंद करने से बिल्ली चली थोड़ी गई, खतरा टल थोड़ी गया। तो आंख बंद मत करो, तो मैम कोशिश जैसे करो सिचुएशन से कि आप लड़ने के। मैम जैसे हम मान लो एग्जांपल लेते हैं, कोई लड़का फंस गया ऐसा इसी ट्रैप में करंटली, ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि जी 20,000 रुपए दे दो, हम आपकी वीडियो डिलीट कर दें, खत्म कर दें। वो नहीं करेंगे, वो डिमांड बढ़ती जाएगी। मैं ये लिख के दे रही हूँ। ऐसा होता है, आपसे वो 20 मांगेंगे, फिर 20 मांगेंगे, वो चलता रहेगा। जब तक आप देते रहेंगे वो लेते रहेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? गो एंड फाइल अ कंप्लेन, सिंपल। ओके।
और उनको वो जो नंबर है ना वहाँ पे सीधे अपनी कंप्लेन की कॉपी भेज दो, आई गारंटी कि एक मैसेज नहीं आएगा उसके बाद, कुछ नहीं आएगा। इनके केस में यही हुआ था जो मैं बता रही थी अंकल की, इन्होंने FIR फाइल किया एंड ही सेंड द कॉपी एंड उसके बाद कोई मैसेज खत्म नहीं, हो गई बात। कुछ भी नहीं, बात ही नहीं हुई फिर। ऑलराइट। सो मैम जैसे हमने मैरिज से पहले बहुत बात कर ली, मैरिज के बाद क्या होता है? अगर मान लो कोई लड़की ये 376 लगा रही है तो क्या लड़के की वेल्थ का आधा पैसा उसके पास चला जाता है? व्हाट इज लीगल? होता है ये? वो डिपेंड करता है केस टू केस। सो वो कितने केसेस में चाहती है कि मुझे कोई अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे बस फ्रीडम चाहिए, अभी निकलना है इस रिलेशनशिप से। कितने केसेस में होता है कि हाँ दे डिमांड 50% ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। पर मैम अब ये जेन्युइन है कि नहीं? सो हाउ डू यू गेट टू नो दैट? कि मतलब हो सकता है ना, फॉर एग्जांपल लड़का बहुत अमीर है, लड़की या अमीर है नहीं भी हाँ है। होता है ये आजकल बहुत। आप अपने हाई प्रोफाइल जो सिटीज़ हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, या कह लिए कि बिल्कुल जो क्लास ए के लोग हैं, फाइनेंशियली क्लास ए, हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से, उनमें ये हो रहा है, शादी हुई, डिवोर्स हुआ। अब देखो ना कितने एग्जाम्पल्स हैं। अगर किसी XYZ एक्टर का डिवोर्स हो रहा है, उसकी वाइफ को क्या जरूरत है उतने पैसों की? शी इज ऑल्सो अर्निंग, बट चाहिए मिल रहा है फ्री में वैसा होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। मैं वही कहती हूँ कि कोई भी कानून जब बनता है या कोई भी प्रावधान आता है तो उसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक वो साथ लेके आता है। जैसे आपने मैरिज से जो हुकअप वगैरह होता है उसमें आपने बताया कि सिंपल सोल्यूशन है कि जितने भी प्रूफ हो सके कंसेंट के वो रखो, और सबसे बड़ी बात स्टे अवेयर ऑब्वियसली। सो अब मैम चलो ये तो उनको हो गए प्रूफ रखो। अब मान लो शादी के बाद वाले जो लोग हैं वो क्या करके रखें कि मतलब मान लो उनको है कि चलो डिवोर्स लेना है, बट वो चाहते हैं कि यार अपनी वेल्थ, बिकॉज वो रिलेशन ठीक नहीं था तो दे डोंट वांट टू गिव दैट मच ऑफ वेल्थ, व्हाट शुड दे डू? अगर जो डिवोर्स केसेस होते हैं मोस्टली, मैं बहुत नॉर्मल जनरल लोगों की बात कर रही हूँ, हम उस जनरल लोग पे जा ही नहीं रहे हैं, जनरल ठीक है, क्योंकि वहाँ पे केस ही फिर अलग हो जाता है। जनरल की हम बात करते हैं तो जनरल में क्या होता है कि जेन्युइनली मारपीट या टॉर्चर इन्वॉल्व होता है, है ना। एंड वो ऐसा नहीं है कि ये जो केस बनना शुरू होता है वो आज से शुरू होता है कि धीरे धीरे वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं बिल्डअप होना लॉन्ग टर्म से। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ससुराल में हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है ना। एकदम से ऐसा नहीं है कि मैं आज सुबह आँख खोलूंगी और सास आके एक थप्पड़ लगा देगी, नहीं होता है। वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है। आज कुछ गंदे से बात करेगी, फिर थोड़ा और वो एक्सट्रीम होगा, फिर घर के कुछ और लोग भी बुरी तरीके से बात करेंगे या हो सकता है सपोर्ट भी करें, है ना। इस तरीके से वो बिल्डअप होती है स्टोरी। तो ये केसेस जेन्युइन अगर होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के तो समझ तो आ जाता है, वहाँ पे प्रोसीडिंग्स होती हैं। बट हाँ, केस अगर एक बार आप पे हो चुका है, फाइल हो चुका है, तो आप अंदर तो जाओगे ही जाओगे, उसके बाद देखा जाएगा कि जेन्युइन है या नहीं। ये होता है। तो जो मतलब मैम अगर लड़की बोल दे शादी के बाद 376 के अंदर ही आता है? नहीं, 376 इज टेप। डोमेस्टिक वायलेंस की दूसरी धाराएं हैं विच मुझे याद नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली, 346 या समथिंग एग्जैक्ट मुझे वो याद नहीं है। वो मैं आप अगर गूगल कर सकते हो, मिल जाएगा। अगर डिवोर्स हो रहा है तो लड़के को अपनी वेल्थ का एक पार्ट देना ही पड़ेगा, दिस इज फॉर श्योर, अंटिल द गर्ल सेज कि भाई मुझे नहीं चाहिए। ये कैसे होगा? होता है बिल्कुल होता है। जो आई थिंक सेल्फ अर्निंग लड़की होगी, इंडिपेंडेंट या जिनको होता है ना कि वो एकदम से परेशान हो चुकी हैं कि भाई मुझे अब इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, एनी हाउ मुझे बस निकालो यहाँ से। तो इन दैट केस हो गई थी कि मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सब तू रख, बस मुझे छोड़ दे, वैसा पावरफुल है। राइट। तो मैम ये रिलेशनशिप एडवाइस को हम आगे खत्म करते हुए आगे चलते हैं। सो जैसे आपने लड़कियों के लिए बताया, लड़कों के साथ अगर कुछ गलत होता है एक कमरे में तो क्या लड़के भी कंप्लेंट कर सकते हैं? हाँ। उनके लिए कौन सी धारा है? मुझे बिल्कुल IPCs तो ऐसे नहीं याद रहती, बट क्या उनके पास क्या राइट क्या है? बट हाँ, आप भी कंप्लेंट लिखा सकते हो, मतलब लड़के भी लिखवा सकते हैं कि अगर घर में चोरी हो रही है तो वो जेंडर देख के थोड़ी कहा जाता है। हमें समझना होगा कि टेप हो या वायलेंस हो या कुछ भी XYZ, किसी भी क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता। वो किसी भी जेंडर के साथ हो सकता है, एक ट्रांस के साथ भी हो सकता है, एक फीमेल एक मेल किसी के साथ भी हो सकता है। पहले तो इस चीज को समझना जरूरी है। तो अगर एक फीमेल जा सकती है लिखवाने डोमेस्टिक वायलेंस का केस, तो एक मेल भी जा सकता है। हाँ, ऑलराइट। मैम अगर मान लो शादी से पहले ही रिलेशनशिप में है और लड़की धमका दी है कि मैं तेरे को फंसाऊंगी ये सब, सो आपके हिसाब से लड़के को इसी वक्त चले जाना चाहिए पुलिस पे?
या क्या करना चाहिए? हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, फिर भी पहले बात तो क्विट करो वहीं पे, देन एंड देयर, इस रिलेशनशिप को। केस एंड ऑल ये सब का तो चलो, आप यही कहना चाह रहे हो ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि शादी होने वाली है एंड लड़की कह रही है कि मैं बाद में फंसाऊंगी, या रिलेशनशिप में है। हाँ, और मतलब उनके बीच में दे वर फिजिकल। अच्छा, और अब वो कह रही है कि मैं फंसाऊंगी। हाँ, वो कह रही है मैं तेरे को फंसाऊंगा। हुकअप हो गया फॉर एग्जांपल, हुकअप के बाद लड़के को कह रही है मैं तेरे को फंसाऊंगी, ये कर वो कर व्हाटएवर। सो ऐसे उसको मान लो ब्लैकमेल किया जा रहा है ना वे, तो क्या करना तो चाहिए? आप ब्लैकमेलिंग की कंप्लेन करें। इसको हम दिल्ली में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट वैसे इन जनरली सनहा बोलते हैं। सनहा? हाँ, इंग्लिश टर्म मुझे याद नहीं है। आप क्या करो कि जो हायर अथॉरिटी हैं आपके, एसडीएम ऑफिस हो गया, डीएसपी ऑफिस है, डीसीपी ऑफिस है, जो भी आपके एरिया में लगता है, एक लेटर लिखो कि सेवा में थाना जो भी हैं, और उनको ये कि मुझे ऐसे ऐसे इतने दिन से हम रिलेशनशिप में थे, ये था, हम फिजिकल हुए, और अब मुझे इन कारणों से टॉर्चर किया जा रहा है। तो श्रीमान, आशंका है कि मुझ पे फ्यूचर में ऐसे आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाए जा सकते हैं, या मेरी चीज़ें खतरे में है, मैं मेंटली हैरेस हो रहा हूँ, इस तरीके से करके आप पहले ही दे दो थाना में। तो जिस दिन ये एफआईआर होगा, वो करती है जाके, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी कर चुके उसके। ये काफी पावरफुल चीज है, आई थिंक। ये आप अपने डिफेंस में यूज कर सकते हो, है ना, ये कोई भी लड़का कर सकता है। बट वही मैं कहती हूँ कि अवेयरनेस जरूरी है। हमें पता ही नहीं कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। हमें एक वो डर भी है ना कि एक लड़का जा रहा है लड़की के साथ, तो थप्पड़ तो लड़के को ही पड़ेगा ना, अरे किया होगा, वो हो जाता है, किया तो होगा ही। तो आप पहले ही थोड़ा तरीके से फॉर्मल एक लेटर लिख के डाल दो अपने नजदीकी थाने में, डीसीपी ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में, ये चीजें लिख के डाल दो, फिर आप सेफ हो। बाकी प्रोसीडिंग्स हैं, होती रहेंगी, वो तो खैर उसको तो कोई नहीं रोक सकता। और आई थिंक मैम इसके दौरान अगर कुछ हो ही गया है तो समाज पे बात तो जानी है, इससे बेटर घर पे थोड़ी सी हिम्मत लगेगी, बट कन्फेस करके थोड़े छित्तर खा लो, बट उससे होगा ये कि एटलीस्ट घर वाले साथ तो दे पाएंगे, वरना क्या करोगे? तो निकलना बहुत इजी हो जाता है। सी, इसके लिए ना पेरेंट्स को बहुत अवेयर, थोड़ा उनको भी ओपन होने की जरूरत है। आप पेरेंट्स भी समझो कि अब ये वो एज नहीं है जो छुप छुपा के चीजें हो रही हैं। आपके बच्चे को 75 चीजों का एक्सपोजर मिल रहा है, वो यूट्यूब देख रहा है, वो सोशल मीडिया पे है, बहुत से उलूल जुलूल कंटेंट्स हैं जो नहीं होने चाहिए। आप चाहे एज रिस्ट्रिक्ट करो या कुछ करो, वो देखेगा, है ना, और प्लस उसकी एज वैसी है ना। तो आप थोड़ा ओपन कम्युनिकेशन रखो घर में। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से सेक्सुअल इंटरकोर्स से डिस्कस करना है, बट इतना तो बना लो रिलेशन कि बच्चा आके बोल सके कि नाउ आई एम इन ट्रबल। एक्चुअली इट वाज वेरी 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 वेल सेड, है ना। तो वो एक रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को थोड़ा ओपन कम्युनिकेशन में हमेशा, जब भी पेरेंटल काउंसलिंग होती है, मैं सबको ये कहती हूँ कि सी, आप बात करो अपने बच्चे से। सेक्स एजुकेशन आपसे बेटर आपके बच्चे को कोई नहीं दे सकता है। एंड हम हमेशा सेक्स एजुकेशन को ये करते हैं, हमेशा गलत समझते हैं कि अगर हम सेक्स एजुकेशन देंगे तो इट इज समथिंग अबाउट इंटरकोर्स ओनली। सी, दिस इज वेरी क्या, ये एकदम से लास्ट पार्ट है। आप उसको टीनेज समझाओगे, प्यूबर्टी समझाओगे, जेंडर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाओगे, सोसाइटी में सोशलाइजेशन कैसे होती है, वो दिस इज सेक्स एजुकेशन। अपनी बॉडी के बारे में, अपोजिट जेंडर के बारे में आप समझाना, ये होता है। सेक्स तो बहुत किसी भी रिलेशनशिप का लास्ट पार्ट होता है ना। हम बात करते हैं, हमारा इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी मैच होता है, हम इमोशनली बहुत कंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं, तब तो फिर जाके वो एक प्रोसेस होता है। बट उसकी जो सीढ़ियां हैं, आप वो बच्चों को तो समझाओ ना कि क्या होता है रिलेशनशिप। हम बात ही नहीं करना चाहते। राइट मैम, अब आजकल कुछ केसेस ऐसे भी मैंने देखे थे जिसमें लड़कियां अपने आप ही कई निशान बना लेती हैं, या कह रहे हो निशान होने चाहिए, फोर्सफुली का ऐसे निशान बना लिया, खुद ही मार लिया, पुलिस के पास ऐसे कुछ थोड़ा सा फाड़ के कपड़े चले गए, तो फिर सी, जब MLC होती है ना जेन्युइनली, तो पता चल जाता है कि मेडिकल जो है, खुद से ये मैंने किया है, या क्योंकि आप देखो ना, मैं अपना गला दबा रही हूँ या आप मेरा गला दबा रहे हो, तो वो जो मार्क बनेगा उसमें डिफरेंस होगा। मैं खुद से जो बनाऊंगी मार्क और सामने वाले ने जो मार्क बनाया, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस आ जाता है समझ। राइट, मतलब मैम इन शॉर्ट ये है कि लड़कों के लिए थोड़ा जल्दी से जल्दी MLC, जितनी जल्दी MLC हुई है उसको वैलिड माना जाता है, जितनी जल्दी हो। हाँ, एंड आपको मैं बताऊं कि जो फेक केसेस होते हैं उसमें MLC कराने लड़कियां जाती नहीं जल्दी, ऑब्वियसली। हाँ। फिर वो क्या करती हैं आगे जाके इन फ्यूचर? तो फिर वो केस वैसे भी धीरे धीरे नल एंड वॉइड हो जाता है। हाँ, ओके, गॉट इट, राइट। सो मैम, अब मुझे ये बताओ कि जैसे हमने रिलेशनशिप कपल्स के लिए बात करी, अब मैं टच करना चाहता हूँ जो सेक्स वर्कर्स की फ्लाइट है। अब इनके
क्या क्या अधिकार हैं, और अभी इस वक्त करंट इंडिया की क्या स्टेट है सेक्स वर्कर्स की, और कितना ज़्यादा ये रिगरसली इंडिया में हो रहा है? ठीक है, रिगरसली तो सी आपको मैं दिल्ली की अगर बात करूं तो कितने ब्रॉथल्स पता है? ब्रॉथल्स यू नो जो कोठा होते हैं, कोटा कितना जीबी रोड पता होगा, बट आपको पता है कि आप जहाँ हो वहाँ भी होता है, नॉट इन योर सोसाइटी बट इसके नियर बाई भी होता है। क्या आपको पता है कि लक्ष्मी नगर में भी होता है, जगतपुरी में होता है, नोएडा सेक्टर 18 में होता है, कहाँ नहीं होता है? टेल मी। सराय रोहिल्ला हो गया, आप किसी एक स्लम में चले जाओ, वहाँ नहीं हो रहा। अगर मुझे लग रहा है कि आई एम डूइंग दिस एंड आई गेट, घर में बच्चे मेरे भूखे नहीं सोएंगे, तो औरतें कर रही हैं। सेक्स वर्क इज समथिंग, सी हमें क्या लगता है ना कि 4 के साथ सोना, 5 के साथ सोना, दिस इज सेक्स वर्क, बट ऐसा नहीं है। लोग इसको अपना घर चलाने के लिए यूज कर रहे हैं, एंड आप वहाँ जाके ज्ञान दोगे ना कि छोड़ दो, अच्छा नहीं है, ये इमोरल है, वो नहीं सुनेंगे, बोलेंगे ठीक है ला के दो मेरे घर में डेली खाना। यही होता है। जब हम जाते थे, स्टार्ट किया था हमने, कौन सा ईयर है ये होगा 2000, लॉकडाउन के बाद 2021। हाँ। तब कहाँ गए थे? शुरुआत में तो हम जीबी रोड से जाते थे। वहाँ पे तो इतनी गंदी स्थिति थी कोविड के टाइम की, 20-20 रुपए में औरतें बेचारी अपने आप को बेच रही थी कि एक टाइम का एटलीस्ट दाल रोटी मिल जाए कहीं से, 2 रोटी आ जाए। 20 रुपए, 50 रुपए। रिक्शा वाले, कूड़े के पास, कहीं भी जहाँ पे आप खड़े नहीं होना चाहोगे, ये गंदी स्थिति थी वहाँ पे। और खैर जीबी रोड तो ज़्यादा नहीं हमने कवर करा है वहाँ पे, क्योंकि सभी जाते हैं, मोटा मोटी जितने NGOs काम कर रही हैं या जो भी सरकारी चीज़ें हैं वो वहाँ पे काम कर रही हैं। जीबी रोड होता क्या, अगर ओवरव्यू देना हो? जैसे विकास मार्ग है, जैसे ITO मार्ग है, वैसे जीबी रोड है। फिर ठीक है, अब वहाँ पे एक कोठे कैसे हैं? आप सदर जाते हो? हाँ, सदर जाते हैं। हाँ। तो श्रद्धानंद मार्ग है ना, हाँ है, जहाँ पे वो एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। हाँ। उसके अपोजिट में जो आपको नीचे वो मार्केट्स हैं, टॉयलेटरीज की, सिंक्स मिलेंगे, टॉयलेट शीट्स नॉर्मल मार्केट ही दिखेगी। हाँ, आप नहीं डिफरेंशिएट कर पाओगे। फिर आप अंदर जब मोहल्ले में घुसोगे, आपको लगेगा सब कुछ आसपास अच्छा, इधर जलेबी बन रही है, समोसे बन रहे हैं, परचून की दुकान है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऊपर ये चीजें हो रही हैं। वो आपके बीच में भी घूम रही होंगी, आपको समझ नहीं आएगा। मतलब कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है, लाइक जो हमने देखा संजय लीला भंसाली की मूवी में, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो ऐसे, या शायद पहले के टाइम पे होता होगा बट अब नहीं होता, ऐसा नहीं। हाँ, मैंने नहीं देखा है, ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा कि वो खड़े होके कर रही हैं इधर, ये सब मैंने नहीं देखा कभी। नॉट जस्ट जीबी रोड, कहीं भी जाती हूँ तो मैंने ये चीज़ नहीं देखी। तो क्या होता कैसा है ये? वो डब्बा है, माचिस का डब्बा, ठीक है, बहुत छोटे छोटे कमरे जहाँ पे आप मतलब मैं क्या बोलूँ, सांस लेना मुश्किल हो जाए, ठीक है। डॉर्मेट्रीज की तरह बनी हुई हैं, कहीं कहीं पे तो एक ऐसे बेड है, एक ऐसे बेड है, और आप या तो ऐसे ऐसे घूम के जा सकते हो बगल बगल से, मतलब बहुत कंजेस्टेड। आप माचिस का डब्बा बोल सकते हो कि मतलब बस इंसान खड़ा हो सकता है या लेट सकता है, वैसे बेड्स बने हुए हैं, जिसको कोठा कहते हैं हम, रूम्स को। तो डिफरेंट कोठाज हैं कि यहाँ पे आपको वर्जिन लड़कियाँ मिलेंगी, यहाँ पे नेपाली मिलेगी, यहाँ पे लैक्टेटिंग मदर्स मिलेंगी, इस तरीके से बना हुआ है। डिफरेंट एडल्ट लड़कियाँ चाहिए, मतलब थोड़ी क्या उसको बोलते हैं, मम्मियों के एज की इस जगह, मतलब हर तरीके से क्लस्टर बना हुआ है। अच्छा, ऐसे हैं, कोठा नंबर दिस, कोठा नंबर दैट, कोठास बने हुए हैं। मतलब यूजुअली कोई व्यक्ति वहाँ जाएगा तो वहाँ पे वो रेट पूछेगा और चला जाएगा, ऐसा? हाँ। ओके। और वो जो दलाल्स होते हैं ना, घूमते रहते हैं। अच्छा, वो बीच में, हाँ, अच्छा। हमारे बीच ही वो घूमेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और वही चीज़ है कि अगर कोई जाता भी है सर्विस के लिए तो समझ तो वहीं जाता है, इतने तो एक्सपर्ट होते हैं वो। और वहाँ पे रेट्स भी इजी नहीं होती, मतलब कैसे मैं बताऊँ, अगर आप कभी गाँव गए हो तो वहाँ के छत बिल्कुल ऐसे जॉइंट होते हैं कि आप यहाँ से यहाँ दूसरी के घर जाना है तो आपको गेट से नहीं, आप छत से छत भी जा सकते हो, तो वैसे बने हुए हैं। बच्चियों के अलग कोठे हैं, और जो गोरी लड़कियां हैं, मतलब कैसे बताऊं, मतलब वहाँ पे अब ला के भी तो रखा जा रहा है ना, बिहार से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से लड़कियां तस्करी होके आ रही हैं। अब जैसे मैं बिहार की ही बात बताती हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने ज़्यादा ये किया हुआ है। तो एक फैमिली है, 8-10 बच्चे हो गए। अब 5-6 बेटियां पैदा करना भी एक पर्पस हो गया है क्योंकि पैसे मिल जाएंगे,
सी अब वो बेचेंगे उन बेटियों को, शायद कोई हरियाणा वाला ब्याह के ले जाएगा। मैंने ये गुड़गांव में देखा था कि ड्रेस तो आप समझ रहे हो वहाँ का बिल्कुल डिफरेंट है, सूट सलवार, लड़कियाँ पंजाबन टाइप ही दिखती हैं, मुझे तो वैसी ही लगती हैं। और सडनली एक दिन देखा मैंने कि बाइक से कपल जा रहे हैं और लड़की जो है उसने चोटी बांधी हुई है ऐसे दो, और उसने वो स्कर्ट और टॉप, जो मैंने देखा था कि झारखंड के एक ट्राइबल्स हैं जो पहनते हैं, बिल्कुल ऐसे काले होते हैं, मतलब ट्राइबल्स हैं, उनका स्किन बिल्कुल डार्क है। मैंने कहा ये बिल्कुल यहाँ की नहीं लग रही है। और वो लिटरली ऐसा होता है वहाँ, क्योंकि सेक्स रेशियो कम था। मुझे तो अभी भी डाउट है कि हुआ है या नहीं, या फेक डेटा, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट गवर्नमेंट डेटाज। आपने सुना है ना न्यूज़ की अब सेक्स रेशियो बढ़ गया है हरियाणा का, बट मुझे तो डाउट ही लगता है। तो वहाँ पे बिहार से झारखंड के या जो भी ऐसे गरीब हैं एरियाज, वहाँ से लड़कियाँ आती हैं, शादी करते हैं लोग। तो मैम ये कितने में बिक जाते हैं बच्चे यहाँ पे? सबसे कम जो मैंने अभी तक सुना है, शायद इससे भी कम हो, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये में भी बिक जाती हैं। अच्छा, डिपेंड करता है वो गरीब कितना है। जिसके लिए 50 रुपया बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए शायद 100 रुपये बड़ी बात ना हो, बट क्या पता जो हमारे यहाँ हाउस हेल्प आ रही हैं, या जो एक बहुत गरीब घर, उसके लिए 100 रुपये बहुत बड़ी बात है। उसको लगेगा यार 2 दिन शायद खाना, 2 दिन का 3 दिन का राशन आ जाएगा, उसके लिए 100 रुपये बहुत बड़ी बात है। तो 2-3 हज़ार में भी बिकती हैं, और उनको लाके बनारस के कोठे। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो बिहार से उठा रहे हैं तो उसको डायरेक्ट लाके जीबी रोड में ही बिठाएंगे, नहीं, कभी बनारस का कोठा ले जाएंगे, मेरठ का कोठा ले जाएंगे, या डायरेक्टली दिल्ली लाएंगे। तो इनके अलग वैसे बने मैम, बच्चों को, एक बच्चे को लेके आया गया, किसी कोठे में बिठा दिया गया, उसके बाद उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ, इंजेक्शंस लगेंगे उनको। अगर मैच्योर है तो ठीक है, उसको फिर अब बिठाया जाएगा काम पे, बट थोड़े दिन के लिए नहीं। शुरुआत में ऐसा नहीं है कि आज लेके आए हम और आज से ही शुरू कराएंगे, ऐसा नहीं करते। ये थोड़ा शांत होने तक, क्योंकि लड़की के फैमिली वाले अगर किसी वेल ऑफ घर की लड़की किडनैप हुई है तो वो हाथ पैर तो मारेंगे, खोजने में छानबीन होगी। बट हाँ, अगर वो खरीद के ही लाए हैं, बिल्कुल कंसेंचुअल है वो, कि माँ बाप ने सौंप दिया कि जाओ भाई ले जाओ, तो फिर वो इन्वॉल्व होती है। बाकी फिर वही इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इंजेक्शन किस चीज़? हार्मोनल, सो दैट उनके बॉडी में ग्रो हो, वो थोड़ी मैच्योर दिखे। ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग्स होती हैं वहाँ पे। और जो लड़की आज की आज आई है, चाहे वो माँ बाप की मर्जी से ही आई है, वो हाथ पैर तो चलाएगी ही। तो शुरू में तो रेडी नहीं होती है, तो आप समझो 10-15 दिन का टाइम उसको इन चीज़ों में मार के पीट के करके लगाया जाता है। और ये 10-15 दिन, या कह लो 1 महीना, तो वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट ही होते रहती है। बनारस से मेरठ, मेरठ से दिल्ली, या बीच में भी कोठे पड़ते हैं, आगरा, इधर उधर दिल्ली में ही है। अभी वो जीबी रोड में हो सकता है उठा के उसको सीलमपुर डाल दिया जाए। हमें पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। हमें लगता है जीबी रोड का नाम सुना है, बहुत फेमस है, वहीं होता होगा। ऐसा नहीं है भाई। आप निकलो तो रात में जहांगीरपुरी जाओ, आप कौन सा एरिया है, सराय रोहिल्ला तो मैंने बता दिया, वो भी रेलवे स्टेशन ही है। मुझे इंद्रलोक के पास पड़ता है, शास्त्री नगर के पास है। अब जाओ ना, हर जगह हो रहा है, हमें बस पता ही नहीं है। एक एरिया है दया बस्ती, वहाँ पे मतलब लिटरली ऐसा होता है कि अब मतलब हम लोग को पता चला कि ये हमारा क्लस्टर है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, अब हमें वहाँ जाना है। हम जो काम कर रहे हैं, हमारी एनजीओ ये काम नहीं करती कि इनको वहाँ से हटाना है, अनटिल शी वांट्स कि दीदी हाँ देख लो, अब मुझे नहीं करना, कुछ काम दिला दो। तो हम थोड़ा सा वाइट वॉश, मतलब उनकी ट्रेनिंग बोलचाल ठीक करवा के घरों में काम करा दिए। मान लो वो इधर की रहने वाली तो दूसरे एरिया में, जहाँ पे उसके बारे में कोई जानता नहीं है, तो वो घर में काम वाम करने लगी, फिर पास में ही रूम लेके रह रही, ऐसा करते हैं। बट वो बहुत खुश हैं। एंड एंट्री ऐसे होती है कि वो जो दलाल होता है वो उससे कांटेक्ट करना होता है, इधर उधर से आपको रात में दिन में वहाँ जाना होगा, बैठना होगा। फिर वो आपसे आपको समझ में आएगा कि अब ये है यहाँ का मैनेजर जो सारी औरतों को मैनेज कर रहा है, इनको क्लाइंट्स ला के दे रहा है। तो आप उससे बात करोगे, वो आपके फ़ोन्स तक अलाउ नहीं करेगा। मेरे पास एक भी फ़ोटोज़ नहीं है, वो फ़ोन्स नहीं ले जाने देंगे। डील होगी, आप फ़ोन नहीं लाओगे, किसी को साथ नहीं लाओगे, तब जाके उनके बताए हुए जगह पे हमें जाना है। फिर उसके बाद वहाँ से भी वो, अब फॉर एग्जांपल उसने मुझे बोला कि आप सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन आ जाना। अब मैं वहाँ गई, मेरे पास फ़ोन वोन होगा नहीं, अब वहाँ से भी वो मुझे कहीं और ले जाएंगे जो मुझे पता नहीं होगा।
तब जाके मेरे को फिर वो औरतों का झुंड मिलेगा और फिर मैं उनसे बात करूँगी। मतलब जीबी रोड में आपको मिल जाएंगी, जैसे अब मुझे पता है कि हाँ ये कोठा है तो मैं जाके बात कर सकती हूँ, या वहाँ पे इजीली है, बट इन एरियाज़ में नहीं है क्योंकि बहुत सीक्रेट तरीके से चल रहा है, बहुत सीक्रेट है वो। एंड दे आर वेरी हैप्पी कि भाई मेरे घर में खाना बन रहा है, मेरे बच्चे खा पा रहे हैं। और क्योंकि पति क्या कर रहा है, या तो मर गया है नशे में, या तो वो भी इन्वॉल्व है कि चलो घर में पैसे आ रहे हैं, या तो वो बेलदारी कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, 100-200 बेचारा लेके आ रहा है डेली का, नहीं है उसके पास भी चलाने को घर। तो इन द एंड औरतें यही कर रही हैं कि कम से कम 1000 रुपये तो आ रहे हैं, ये हो जाता है। तो हमारा यही पॉइंट होता है कि हम उनको ज्ञान नहीं देते कि हाँ ये बहुत इमोरल है, मॉरल पुलिस नहीं बनते। हमारा होता है कि हम आपके बच्चों को बस चाहते हैं इसमें ना पड़े, उनको आप स्कूल भेजो, उनको एजुकेट करते हैं कि आप बच्चों को स्कूल भेजो। जो हॉस्पिटल जाने से हिचकिचाते हो वो मत करो। अगर आप सेक्स वर्क में हो तो लाइक प्रोटेक्शन यूज़ करना प्रमोट करते हैं हम। एंड सरकारी संस्थाएं हैं, टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स चलती हैं, उसमें कॉन्डम्स वगैरह दिए जाते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना बल्क में। फिर HIV टेस्ट कराना रेगुलर, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है फ्री, इतना प्राइवेट्स में महंगा होता है बट गवर्नमेंट्स में नहीं, तो उसको हम प्रमोट करते हैं कि भाई एटलीस्ट आप सेफ्टी लेके चलो। अब कोई सेक्स वर्कर है, यंग है, HIV पॉजिटिव हो गया, उसको भी नहीं पता है ना, तो अब वो प्रेग्नेंट है, अब उसका बच्चा भी तो हो गया ना, आप तो एक साथ देखो ना कितने जान खतरे में डाल रहे हो। तो इसलिए हमारा प्रमोट करना है कि आप टेस्ट कराओ अपने बच्चों को। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी वही करे, अगर उसको हम ऑप्शन दे सकते हैं कि वो कुछ अच्छा करे या वहाँ से निकलना चाह रहा है, तो ये हमारा मोटो है। अब मैम जैसे सेक्स वर्कर्स हैं, अब ये HIV का भी तो खतरा होता होगा इनको? होता है, खतरा नहीं उनको है, उसमें से 50% से ज़्यादा लोग पॉजिटिव हैं। और सेक्स वर्कर्स की मैं बात कर रही हूँ ना, इसमें मेल्स, फीमेल्स और ट्रांस सभी इन्वॉल्व हैं हमारे। आप जितने सिग्नल्स पे देख रहे हो ना, उसमें से आप बात करो, आपको 10 में से 8 मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ मैं भी पॉजिटिव हूँ। वो बेचारे भी हैं, बट फिर भी मजबूरी है हमारे पास, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो कैसे करेंगे। पता है तिहाड़ में जो ट्रांस पीपल हैं वो आते थे, वहाँ पे एक मुलायजा वार्ड बोलते हैं, मतलब ताज़ा केस जो अभी रात के आए हुए हैं, तो उनको मुलायजा वार्ड बोलते हैं कि नए वाले हैं। तो उसमें किन्नर आते थे, उनसे पूछे क्या कर दिया भाई, तो कहते थे कुछ नहीं, हम तो ब्लेड मार के आ गए हैं, अब एटलीस्ट 2 दिन कंबल और खाना पानी तो मिल जाएगा, आराम से छत मिल जाएगी बारिश के मौसम में और ठंड में, ऐसा करते हैं वो। मैम तो मेजर वजह लोगों की पैसा ही है या और भी कुछ होता है ये सेक्स वर्कर्स के माइंड में? जिनके साथ मैं, जिस पॉपुलेशन को मैं टारगेट कर रही हूँ वो पैसा ही है, और अदरवाइज भी पैसा ही होता है। मैम तो ये सरकार की ये जो स्कूल की पॉलिसी है, हम जो टैक्स देते हैं, और जैसे NGOs भी काफी होते हैं, जैसे हमारा जो NGO है वो बच्चों के लिए काम करता है। अच्छा, हम अंडरप्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अब मैं भी पेरेंट्स से मिलते हैं, हम भी काउंसलिंग करते हैं अपने एंड से। तो ऐसे हमारे जैसे और भी बहुत सारे NGOs भी हैं, तो मैम फ्री खाना भी आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर वो पैसे की वो क्या है ये चीज? पैसे की मतलब जैसे आप बोल रहे हो ना कि पैसा इज द रीजन मेजरली, है ना? सरकार फ्री, अच्छा मतलब एजुकेशन मिल ही रहा है, बच्चों को खाना राशन भी मिल रहा है, और इवन थोड़ा बहुत काम, मतलब काम अगर आप सिटीज में जाओगे तो यहाँ पे तो मेड्स की जितनी ज्यादा मेड है उतनी भी कम ही पड़ती हैं सिटीज में अभी भी। तो फिर क्यों वहां पे वही लाइन क्यों? मतलब उनको क्या ऑप्शन नहीं दिखता, या वो फंस चुकी हैं अब निकल नहीं पा रही? फंस भी चुकी हैं, ये कहना ये सही है। हमें ऐसा लग रहा है ना कि राशन दे दिया हमने सस्ते रेट में, या हमने बच्चे का फ्री एजुकेशन कर दिया तो सॉर्टेड है। नहीं है, घर चलाने के लिए फिर भी पैसा चाहिए होता है, पति नहीं ला के दे रहा है, या केसेस ऐसे भी होते हैं कि पति ने ही शुरू करवाया है करना, पति ने ही फोर्सफुली करवाया है। और दलाल कौन है? पति ही तो है। ऐसा वो जो घूम रहा है वो कहीं अलग से थोड़ी आया है, वो भी तो अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करा के रख रहा है। तो वैसे होता है कि उनके और हाँ, ये लाइक राशन वगैरह का जो आप बता रहे हो, उनके बच्चे तो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। मुझे और आपको शायद नहीं पता है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, बट उस एरिया के लोगों को भनक पड़ जाती है कि ये औरतें इन्वॉल्व हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन वहीं से शुरू हो जाता है। कोई नहीं एडमिशन देता, डॉक्टर सही से ट्रीट नहीं करेंगे, जो बिहेवियर होगा वो बहुत बेकार होता है। कि अगर मैंने बोला फॉर एग्जांपल कि हाँ आपको HIV का टेस्ट कराना चाहिए, डॉक्टर कर देगा इतनी आसानी से? पूछेगा ना क्या करती हो। एंड सबसे हमें पता है कि HIV और भी कारणों से फैलता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, आई एक्सेप्ट,
बट फिर भी इसके और भी ट्रांसमिशंस के हैं जरिए, लेकिन हमारे दिमाग में तो एसटीडी ही आता है ना, और हम वहाँ पे जज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ही आपसे ऐसा बोलूँ, आप मुझे 1 मिनट के लिए जज नहीं करोगे, ऑनेस्टली बताओ आप Obviously, करोगे right. कि क्या कैरेक्टर इसका, वो एक आ जाता है मन में। और अब मज़ा भी आने लगा है। मज़ा से मेरा मतलब है कि पैसे आने लगे हैं, एक अच्छी कमाई आने लगी है, तो वो उसको एज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ ही मानते मान गए हैं, हैं, और वो हाँ। निकलना भी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ पे राइट फेयर। मैम, कोई ऐसी कहानी जो आपको, आपके दिल को जिसने सहमा दिया हो सेक्स वर्कर से बात करते हुए? कुछ ना गंगूबाई की कुछ लाइनें थी जो काफ़ी इम्पैक्टफुल थी। हाँ प्लीज। एक डायलॉग था कि घर वाले बेईमानी करते हैं इसीलिए बाहर वाले गाली देते हैं, कि जैसे आपने काफ़ी केसेस बताए वही, और जो हम पे उंगली उठाते हैं वो खुद रात को हमारे पास आते हैं। सो आपने कोई ऐसा केस पर्सनली एक्सपीरियंस किया हो किसी सेक्स वर्कर का जो कि काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा और काफ़ी इमोशनल रहा आपके लिए? फर्स्टली ये जो लाइन है ना जो आपने बोला कि घर वाले बेईमानी करते हैं तो तभी बाहर वाले, तो और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा रिलेशनशिप से भी जोड़ के मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा या बच्ची गलत रिलेशनशिप में फंसा है तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। घर में उसको वो प्यार नहीं मिला, घर में उसको वो स्पेस नहीं मिल रहा है, तब जाके वो बच्चा बाहर ढूंढ रहा है, और वो इस सर्कल में बहुत गंदा फंसता है, बहुत गंदा। जो भी लड़कियां आके यहाँ कोठा पे बैठी हैं, मैं जिस चीज़ को बता रही थी ना अभी तक आपको, वो क्लस्टर वाइज चल रहा है कि फॉर एग्जांपल XYZ बस्ती है, वहाँ पे लोग कर ही रहे हैं यही, ठीक है। एक कोई करता था, उसने बोला कि अरे तुम्हारे घर में तो टीवी भी आ गया, पंखा भी लगा लिया तूने, क्या बात है। तो धीरे धीरे करके वो अब बताएगी कि ऐसे ऐसे करते हैं, हो जाता है। अब लोगों को लगता है भाई मैं घर जा रही हूँ, चूल्हा चौका करूँगी, पूरे दिन किच 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 किच, छुट्टी नहीं, तो उससे अच्छी तो लाइफ फिर यहाँ पे है। आप जाओ 2 घंटे 3 घंटे 2-3 हज़ार लेके आ जाओ, ये होता है, ठीक है। एक तो ये कारण है, और दूसरा ये जो आपने गंगूबाई वाले लाइन बोला, इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूँगी कि मैंने अपने काउंसलिंग सेशंस में और इस पूरे एक्सपीरियंस में सेक्स वर्कर्स के साथ हो या ट्रांस पीपल के साथ हो, मैंने यही देखा है कि घर वालों का रोल बहुत गलत होता है। वो इतने नेगेटिव होते हैं ना, इतना हार्श हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ कि बच्चे बाहर ही प्यार सीख करते हैं। उनको लगता है कि चलो कोई है जिससे हम बात कर सकते हैं, सुन सकता है मुझे, मतलब मेरा कंधा है, मेरा सहारा है, और फिर तो सामने वाला फ़ायदा उठाएगा। अब चलो मेरे साथ अगर ब्रुटैलिटी हुई है घर पे, तो मैं तो अपने बॉयफ्रेंड को सब बता ही दूंगी ना, ऐसे करते थे पापा, ऐसे करती थी मम्मी, ये हुआ वो हुआ। अब आप सुनते 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 या तो बहुत अच्छा इंसान हो जो लेट गो करेगा कि यार कोई बात नहीं, नाउ यू आर एम्पावर्ड, ये वो है ना, और दूसरा क्या ऑप्शन आता है कि अब उसका यूज़ करेगा उसी को एज अ वेपन आपके खिलाफ। आपका बच्चा फंस गया। तो जो कोठा पे लड़कियां लाई जाती हैं ट्रैफिक करके, उनके साथ यही होता है कि प्यार हो गया, घर में अगेन कोई कम्युनिकेशन नहीं है, घर में भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो लग रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड ही तो जो बोल रहा है सब सही है, भगवान है ये मेरे लिए, ले चलो, तुम कहाँ लेके चलोगे, तो वो ला के बिठा देते हैं यहाँ। क्या इस केस में ऐसा नहीं होता कि घर वाले, सही बात है, बेईमानी ना करके, मतलब उन्होंने सच में जेन्युइन पेरेंट्स होने का फ़र्ज़ निभाया होता, बात की होती, समझाया होता, बच्चा कुछ भी हो लेट मी नो, ठीक है यार। मैं हर माँ बाप से पूछना चाहूँगी कि आपको प्यार नहीं हुआ था, ऑनेस्टली बताना। अट्रैक्शन नॉट प्यार, किसी से तो हुआ होगा, कोई तो पसंद आई होगी, कोई तो पसंद आया होगा, आपको भी आया था ना। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि वो एज ही ऐसी है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मुझे लग रहा है कि मुझे भी हुआ था और अब मेरा बच्चा उस एज में है, उसको भी अट्रैक्शन है, वो गलत चीज़ों में फंस सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले ये चीज़ें नहीं थी, अभी भी हैं, पहले भी थी, बट अब सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया है तो मैं उस वे में कम्युनिकेट करूँगी ना अपने बच्चे से, वो मुझे बताएगा किसी मेरा है, मुझे कोई पसंद आ रहा है, तो अब हम गाइड करेंगे अपने बच्चों को कि सही है या नहीं, या बच्चा रुक जाओ, अभी एज नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं, हम बता सकते हैं। बट ये कम्युनिकेशन नहीं होती है बहुत ही ज़्यादा। इस लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से बच्चे इधर उधर गलत रिलेशन में फंसते हैं। मेरे हिसाब से रिलेशनशिप में आना, प्यार, अट्रैक्शन गलत नहीं है, बट हाँ गलत इंसान के साथ हम ट्रैप में आ जाते हैं, और फिर वो हर कोई नहीं, बट हाँ जो ये दलाल होते हैं, ये इसी तरह की लड़कियों को फंसाते हैं। वो देख रहे हैं कि यार ये घर में, ये ऐसा नहीं है कि इस मोहल्ले से, मतलब दिल्ली के पॉश मोहल्ले से उठाएंगे, वो जाके गाँव में होते हैं, पूरा इनका ये नेक्सस होता है।
मान लो फॉर एग्जांपल बिहार में है, बिहार का जो नॉर्थ बेल्ट है वो बहुत गरीब है। साउथ में इतनी गरीबी नहीं है जितना नॉर्थ के बेल्ट में गरीबी है बिहार में। तो अब वो नेक्सेस से एक वहाँ बैठा होगा, एक कोई और कहीं बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा। अब वो थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा है आसपास लड़कियों को कि इसके घर में ज़्यादा गरीबी है, इसके घर में ज़्यादा गरीबी है, या कौन ज़्यादा परेशान है ना। और इस तरीके से फिर उनको मैम उठाया पुलिस जाता कहाँ है। है इस पूरे रोल में? पुलिस अब ये मत बोल देना वो जो वो कोठे में लेके जा रहा है वो यही है। नहीं, वो ये नहीं है, बट बहुत सारी पुलिस ऐसी हैं जो काम कर रही हैं जेन्युइनली, बिल्कुल जेन्युइनली करती हैं। बट एक मैं कहानी सुनाती हूँ, उससे आपको जवाब मिल जाएगा कि हम लोग रेड्स के लिए जाते थे स्पाज में, लड़कियाँ आती थी तस्करी होके, एंड ऑफ कोर्स अब बिना प्रशासन के नहीं जा सकते, तो प्रशासन को लेटर लिखना होता है। हम 200% श्योर होते थे कि यहाँ पे लड़कियाँ हैं, लाई गई हैं, एंड द मोमेंट हम लेटर देते हैं, परमिशन लेते हैं, उसके बाद जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। तो जवाब मिलेगा होगा आपको, ये होता है। मतलब हमारा बहुत अच्छा लीड चलता था तगड़ा कि V3S मॉल है लक्ष्मी नगर में, वहाँ की मैं आपको बात बता रही हूँ। हमारा बिल्कुल ऐसे फुल फ्लेजेड था कि आज तो रेड करना है, ये होगा वो होगा। द मोमेंट वी गिव लेटर एंड आते हैं वो, ऐसा नहीं है, उठ के आते हैं एंड फिर पता चलता है कुछ नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा है, कुछ मिला ही नहीं वहाँ। बहुत अच्छे से काम चल रहा है, लीगल काम चल रहा है, ये होता है। तो मैम अच्छा खासा अमाउंट पुलिस के पास भी जा रहा है, और डेफिनेटली पुलिस में कुछ लोग होंगे जो सही होंगे, हाँ, जो काम करने वाले हैं वो करने करते वाले हैं। हैं, हाँ। बट जो बाकी हैं वो मिले हुए हैं, हम्म, जो ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ना मिले होते, इवन मुझे खुद पता है कि दिल्ली में कितने स्पाज हैं, कितनी जगह है जहाँ पे इलीगली चीजें होती हैं, और मोस्टली सबको पता ही है कि इवन आप मैम सड़कों पे जाओ रात को 11-12 बजे के बाद, फ्लाईओवर्स के नीचे आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे लड़कियां खड़ी होती हैं। वो लड़कियां नहीं होती हैं, वो ट्रांस होते हैं जो तैयार होके, आप मतलब लड़कियां भी होती हैं, आई विल नॉट डिनाई, और ट्रांस भी होते हैं जो बिल्कुल अपने आप को उस तरीके से ड्रेसअप करके रखते हैं, जाते हैं। आपकी अफ्रीकन्स जो यहाँ पे माइग्रेंट्स हैं वो होते हैं। आपके जनकपुरी में तो बहुत सारे अफ्रीकन्स हैं, यहाँ पे तो मैं भी जहाँ पे रहती थी मेरे फ्रेंड्स भी हैं कुछ उसमें से, तो वो लोग भी जाते हैं। यहाँ पे पता है सेक्स वर्क में क्या हो गया है कि सबको लगता है मेहनत कम है। अब मैं कहीं जाऊंगी 9 से 6 बजे तक काम करूंगी, चिक 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 चिक, फिर महीने के अंत में पैसा आएगा। यहाँ पे फटाक से अमाउंट क्रेडिट हो रहा है। ये एक बहुत गलत माइंडसेट हो गई और इसको नहीं हो पाता चेंज। मैं ज़खीरा गई थी, मतलब आप कह लो कि अगर आपका फ़ोन चोरी हुआ है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप जाओ तो मिल जाए। मतलब वहाँ का कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा। एक झुग्गी है, कहाँ पे? इंद्रलोक के पास, दिल्ली में है। अच्छा, ज़खीरा। हाँ। मतलब सारे वेटरन्स, क्रिमिनल्स वहाँ रहते हैं, बच्चे, हाँ। बच्चा वहाँ चोर है, ठीक है, और बहुत प्राउडली। तो मैं जाके ऐसे बात कर रही थी, बहुत मुश्किल से तो समझाया करके, तो मतलब बात करने को तैयार किया। और तो वो मुझे मैंने कहा बच्चा ऐसे ऐसे ट्रेनिंग का है, हमारे पास कुछ लोग आए थे कि हम ट्रेनिंग करेंगे बच्चों का, आप हमें बच्चे ला के दो और फिर मतलब हम प्लेसमेंट रेडी करेंगे उनको, चाहे वो 10th भी किया हुआ है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टैली वगैरह सिखा के। तो हमने बात करी तो वो कहते हैं कितना दे दोगे आप? मैंने कहा स्टार्टिंग में 15-20 मिल जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ, और यहाँ पे मैं ऐसे उड़ाता हूँ फ़ोन और मेरे पास आईफोन होता है, दिला दोगे आप? एंड मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अब मैं उसको मोरालिटी तो नहीं सिखा सकती ना वहाँ पे कि अरे वो ऐसा पैसा है, वो चोरी का माल है, ये नहीं समझा सकते उसको। उसके लिए वो चीज़ है कि मेरे पास तो ऐसे, मैं किसी का पर्स उड़ाऊंगा, मेरे पास 10,000 आप दिला दोगे, और मैं पूरे महीने काम करूंगा और मेरे पास 15,000 दिलाओगे आप? एंड उसका कोई जवाब नहीं होता है। तो ये जो एक कंफर्ट जोन बन गया है ना, मतलब सेक्स वर्क में भी या इन बच्चों में भी, ये बहुत घातक है। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि इनको वहाँ से हटाने वाले तो बहुत हैं, बट इनके बच्चों का अपलिफ्टमेंट बहुत ज़रूरी है। तो उस पर हम इसीलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप कर रहे हैं, इट्स गुड, इट्स योर चॉइस। अंटिल यू वांट कि हम आपको हेल्प करें निकलने में, हम वहाँ भी हेल्प करेंगे। बट अगर आपको लग रहा है आपको कोई ज्ञान नहीं चाहिए, ठीक है, बस आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो और बच्चों का ध्यान रखो। This is too much. Even मैम सिमिलर के ऐसे ही केस था, मतलब जैसे लोग मुझसे पूछे, हमारा एनजीओ जो है वो बच्चों पे काम करते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। सो अब मुझे कोई लोग काफ़ी बार पूछते हैं कि यार चाइल्ड लेबर को ख़त्म कैसे करें। मैं कहा हो ही नहीं सकता। अब एक केस ये था, कोविड में एक बच्चा है संदीप, वो आया, मतलब उसने आना छोड़ दिया एनजीओ। मैंने पूछा मैं क्या हुआ? अब मैम उसकी बात सुनो, कहता कि
पापा गुजर गए कोविड में, मम्मी बेड रिडन है, उठ नहीं सकती। कहती सर, उसने मुझे सिंपल पूछा, सर घर पे खाना कैसे आएगा? अब मुझे बताओ, मैं काम ना कोई करूं, जवाब नहीं होता अब मैं और कितनी लॉजिकल बात है। अब ये ऐसे आप मैं जवाब क्या दोगे? वही मैं कह रही हूँ कि वो ऐसे आपके सामने सिनेरियोज डालेंगे कि आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। हर कोई अपने आप से पूछ के देखे ना ये चीज, तो शायद किसी को भी जवाब ना मिले। इवन ठीक है, आप चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हो ना, तो आप जाओ ना गवर्नमेंट सर्वेंट्स के यहाँ पे, सिविल सर्वेंट्स, हाई सारे जो मिनी रत्नाज नवरत्नाज में काम कर रहे हैं, मैं लिख के दे रही हूँ 90% तो शायद ज़्यादा डेटा हो, बट 80% के यहाँ पे बच्चे काम कर रहे होंगे। हाँ, क्या कर रहे हैं वो? ठीक है। तो जो बचाने के लिए निकले हैं वही काम करवा रहे हैं। तो बाकी अरे प्लेसमेंट सेल्स चलती हैं भाई, आपको पता है ये बात? जैसे प्लेसमेंट सेल नहीं, कंसल्टेंसीज। दिल्ली में कंसल्टेंसी का बहुत है वो प्रचलन। तो कंसल्टेंसी चल रही है कि जॉब दी जाएगी आपको, ठीक है। अब उसमें मैं भी जा रही हूँ, आप भी जा रहे हो, हमारे जैसे लोग जा रहे हैं, किसी को जॉब कॉल सेंटर्स में मिला रही है। ऐसी कंसल्टेंसीज भी हैं जो चुपके चुपके बच्चों की तस्करी हुई, अब उनके पास थोड़े दिन के बाद घुमा के फिरा के ला के रखा जाएगा। अब वो जैसे अब उनके पास आएंगे डिमांड्स की, मुझे बच्चा चाहिए, ठीक है, काम करवाने के लिए, बेबी सिटिंग के लिए बेसिकली चाहिए होता है इन घरों में, तो कंसल्टेंसीज हायर कर रही हैं बच्चों को भाई। तो ये तो अलग ही लेवल। जब हम लोगों ने रेड करा था इसमें, तो हमने वो पूरा रोल प्ले करा था कि हम लोग एक पेरेंट बन के गए थे, जहाँ पे अच्छा डिमांड करना था कि हमें एक बच्चे की रिक्वायरमेंट है, मेरा एक बेबी है, नाउ आई एम वर्किंग, तो मुझे चाहिए करके। तब उसका वो मतलब लीड मिलती है कहीं से, तो फिर आता है, लीड को भी पैसे देने पड़ते हैं, वो लीड ला के देता है। तो फिर ये हुआ था तब। मतलब मैं ऐसे हर दिन शॉक्ड हो जाती हूँ कि अच्छा ये भी हो रहा है, मतलब प्रॉपर सेटअप चलाए जा रहे हैं बच्चों को नौकर बनाने के लिए। ये होता है। मैं जब DCPU में थी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, WCD का ही एक ब्रांच है, तो वहाँ पे भी मैं काउंसलर थी। एंड वहाँ पे हम लोग ये जो बच्चे भीख मांगते हैं, बेगिंग करते हैं, तो फर्स्टली मैं बता दूं, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो आजकल, तो नॉट जस्ट यूट्यूबर्स, मतलब एक वो होता है ना कि आप कुछ भी करते हो डाल देते हो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, तो लोग बड़े ऐसे चौड़े में जो करते हैं ना, शीशा नीचे किया और बच्चों को पैसे बांटते हैं, खाना बांटते हैं, दिस इज़ वेरी इलीगल। हमारी सरकार सो रही है, नहीं तो अगर टेक्निकली एक्शन हो जाता है वहाँ पे भाई, ये केस बनता है। आप बच्चे की अगर फोटो भी ले रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपका NGO है या मेरा NGO है, हम बच्चों का फेस नहीं अपलोड कर सकते। हम जब वेलफेयर होम्स में जाते थे एज अ काउंसलर, मतलब CCIs होती हैं कि बच्चा जो रेस्क्यू हुआ या जो टेप्स वाले बच्चे हो गए या जो अनाथ बच्चे हैं, और अगर आप फोटो खिंचवा रहे हो वहाँ पे, तो जैसे हम विजिट करते थे, तो हमें एक प्रूफ भी चाहिए कि उन्हें भी चाहिए रिपोर्ट बनाने के लिए कि आज हमारे यहाँ पे ऑडिटिंग हुई थी, तो बच्चों के फेस पे कुछ लगा के या बच्चे फेस ऐसे करेंगे तब होता था फोटो। फोटो रिवील ही नहीं करनी होती। बट ठीक है, ये तो हम कर लेते हैं। बट बेगिंग को मतलब बच्चा अगर आपसे कुछ मांगे, उसको देना अलाउ ही नहीं है, दिस इज इलीगल। लोग तो मैम आजकल, चलो हमारा तो चलो मैम NGO है, हाँ हमारा तो NGO हमें है, तो चलो देखो NGO वालों को मैं समझ रही हूँ, हमें दिखाना पड़ता है बिकॉज काम काफी लोग जुड़े हुए हैं साथ में, वॉलंटियर्स जुड़े हैं, क्योंकि बच्चे नए आएंगे कैसे, तो हमारा तो, पर वहाँ बच्चे हंस रहे होंगे, उनके हाथ में बैट बॉल होगा, उनके हाथ में पेंटिंग होगी, नहीं वो मैं समझ रही हूँ, बट ये जो मैं आजकल देखती हूँ ना कि वो ऐसे बच्चों को बिठा लिया। एक वीडियो देखा था मैंने, बहुत फेमस है वो, आई डोंट नो हिज नेम, उन्होंने बच्चे को गाड़ी में बिठा लिया, ठीक है, अब बोल रहे हैं हाँ फोन पे वो बोल रहे हैं, मतलब वो ऐसे रोल प्ले कर रहे हैं उसको डराने के लिए कि हाँ बच्चा उठा लिया, इसकी किडनी बिकेगी, एंड दैट चाइल्ड वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, वो इतना डर गया था। ये तो इलीगल है, दिस इज बैड, वेरी बैड। फिर उसको बोला अरे चलो मैं तुम्हें बर्गर खिलाऊंगी, अरे क्या फायदा इस बर्गर का, तुमने तो यार क्या किया उसके साथ, तुमको समझ भी नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊं, पता है क्या होता है, ये जो बच्चियां दिखती है ना हमें फ्लाईओवर्स के नीचे जो सोते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, इनको रात में उठा के ले जाती हैं और फिर सुबह छोड़ जाती हैं, ये होता है इनके साथ। और उनके साथ हम ये प्रैंक्स कर रहे हैं, आर दे मेड फॉर प्रैंक? अरे करो ना जो है उनके साथ प्रैंक्स, इनके साथ मत करो भाई जिनके लाइफ में कुछ नहीं है। मैम एक बात बताओ, अब ये बात छेड़ी दी आपने, अब इवन मैं भी बिकॉज कई बार बैठता हूँ, अभी 3-4 दिन पहले मैं, एक बच्ची थी पिंकी नाम था उसका, मैं कहा बेटा क्या कर रही है ये वो, वही चलो पैसे आप जो दे दोगे चलो, मैं मतलब मेरा मोस्टली ये होता है कि मैं पैसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि कुछ खिला दूँ, कि पैसे नहीं दे रहे, मतलब चलो खिला दो ताकि माँ बाप कल उसको दोबारा ना भेजें। बट तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो रेड लाइट पे जो लोग भीख मांगते हैं, क्या उनको पैसा देना ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल भी नहीं, मैं उसी की बात कर रही थी आपसे कि ये जो बेगिंग करते हुए लोग वीडियो डालते हैं ना, कि एक होता है कि देखो हम आपका एनजीओ है, मेरे एनजीओ है, हम तो बच्चों को देंगे ही ना, हमने उनको रखा ही क्यों है, हमें तो करना ही है उनके लिए, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से वो तो देंगी ही, क्यों नहीं देंगी। बट जो सिग्नल पे आ रहे हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे लिपस्टिक लगा लिया, एक रिंग लिए हुए होते हैं, वो आपके सामने कुछ करतब दिखाएंगे एंड देन पैसे दो। आजकल तो कपड़ा लेके ना गाड़ी के शीशे में मार लग जाता है, कुछ दे दो। हाँ, अब हमें नहीं देना है उनको। देने से क्या होता है, चलो मुझे, क्योंकि हम बेगिंग प्रमोट कर रहे हैं ना, दिमाग में जा रहा है कि मिल तो जाएगा ही, दिस इज अ गुड वे ऑफ अर्निंग। हमने कालका जी में रेड किया था, रेड नहीं, रेस्क्यू बोलते हैं उसको, कि बच्चों को जो भी स्ट्रीट्स पे दिख रहे हैं उनको उठाना है, उनको CCI चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में डालना है। सी लॉ के अकॉर्डिंग ना 2 बच्चे होते हैं, CNCP या CNCPs की जो बच्चे को नीड है प्रोटेक्शन की, केयर की, या जो क्रिमिनल है लॉ के, मतलब जो बच्चे थोड़ा क्राइम करके आ जाते हैं, जुवेनाइल क्रिमिनल्स जो होते हैं, कि छोटा बच्चा है उसने कुछ क्राइम कर दिया है, वो होते हैं। तो उन बच्चों को CCIs में रखा जाता है, और जो क्राइम करके आते हैं उनको ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा जाता है। मतलब नाम होता है ऑब्जर्वेशन होम और यहाँ पे CCIs। तो वो बच्चे जो रेस्क्यू होते हैं सिग्नल से या इस तरह के, वो उसी में जाते हैं। या जो माँ बाप कह देते हैं कि बेगिंग में है वो ऑलरेडी, या वो सक्षम नहीं है, वो कहते हैं कि भाई मेरे पास 4-5 है, एक को आप दे देते हैं वो DCPOs में आके, या अपने जो भी है लीगल बॉडी वहाँ पे जाके। तो कालका जी वाला एरिया था, नेहरू प्लेस, कालका जी, इन सारी जगह पे हमने किया था। तो वो बच्चा जब गया CCI में, फिर CCI में नहीं जाता है, पहले SDM ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे उनकी MLC होती है, मतलब टेस्ट होता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ। फिर उनको CCI में भेजा जाता है, क्योंकि पहले से भी बच्चे रह रहे हैं, इन्फेक्शन और सारी चीज़ों का डर होता है। तो वो मैं नॉर्मली बात कर रही थी, तो एक छोटी सी बच्ची, इतनी छोटी सी थी, वो अभी भी आपको कालका जी पे मिल गई, क्योंकि वो छूट गई अब। तो वो मुझे कह रही है कि दीदी जाने दो ना, नहीं गई तो खाना कैसे बनेगा घर पे। मैंने कहा ये 3-4 साल की बच्ची को चिंता है कि मेरे घर पे खाना कैसे बनेगा, जिस एज में शायद हमें ध्यान भी नहीं होगा ये चीज़ें। फिर मैंने और बात की, तो फिर उसने बताया अरे बहुत ईजी है, ऑटो में दीदी भैया दिख जाएं तो उनको बोलो कि आपकी जोड़ी सलामत रहे। उनको ट्रांस तक बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यू आर नॉट अ बॉर्न ट्रांस, बट आपको सिखाया जा रहा है कि ताली बजानी है, ऐसे बोलना है, ये बोलना है, उनके सर पे हाथ रख देना है, उनको बोल देना है, अगर सिंदूर विंदूर लगाया हुआ है तो बोल देना कि तुम्हारा तो बच्चा होगा। नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो उनको है दिमाग में कि कपल्स हैं, तो उनको ये बोल दो कि अरे बहुत सुंदर लग रहे हो, शादी हो जाएगी, और फिर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। भैया नहीं देंगे तो दीदी दिलवा देंगी। बच्चे बोल रही हैं। खाना क्या बनता है घर पे, तो मांस बनता है डेली, मतलब जो नियर बाई चिकन वगैरह के शॉप होते हैं वो लोग इनको दे देते हैं, जो बचा बचा होता है वो बनता है। ये हुआ। फिर हम लोग ऐसे रेस्क्यू के बाद बाहर निकले SDM ऑफिस से, ये लाजपत वाला साउथ ईस्ट जो दिल्ली है वहाँ की मैं बात बता रही हूँ। तो उनके पेरेंट्स आ चुके थे, क्योंकि सबको पता है कि सबका SDM ऑफिस कौन सा है। तो वो आ गए, उन्होंने एक फ़ोटो ली हुई थी किसी भगवान की, वो पता नहीं कौन से देवता थे, घोड़े पे बैठे हुए थे। तो वो उन्होंने हाथ लिया मेरा, उन पर रख दिया, बोला आपको इनकी कसम छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों ऐसे कर रहे हो, वो वहाँ जा रही है, पढ़ाई लिखाई करेगी, उसको अच्छा खाना मिलेगा, सेफ रहेगी वो। तुम्हें तो पता ही है कि रोड पे क्या होता है, बच्चियों के साथ उठा लेते हैं, और बच्चियाँ क्या बच्चों के साथ भी होता है। मेल्स आर मोर विक्टिम ऑफ टेप्स। अगर बचपन में मैं बात करूँ तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बच्चों के साथ, लड़कों के साथ ज़्यादा होता है। तो क्योंकि शक करना मुश्किल है ना इस पर। लड़की के साथ हुआ है ये जल्दी मतलब मानना बहुत इजी है कि अच्छा हुआ होगा, बट लड़के के साथ हुआ है ये मानना इजी नहीं है थोड़ा, तो इस वजह से। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरे भगवान हैं, हाँ मैंने जब पढ़ाई की बात की तो उनका कहना था कि प्लीज़ ऐसा मत करो, ये हमारे लिए श्राप होगा। क्यों? क्योंकि हमारे को ऐसा श्राप मिला है। हम भट्ट समाज बोला था कि हम वहाँ से आते। अच्छा वो आपने वो देखा होगा जिनके गाल बिल्कुल ऐसे पिंक पिंक होते हैं सिग्नल्स पे, ऐसे थोड़ा सा बंजारे टाइप ड्रेसेस में रहती हैं कि हम भट्ट समाज से हैं, और अगर हमने हमारे खानदान में किसी ने पढ़ाई कर ली तो हमारा पूरा वंश नाश हो जाएगा। मतलब इस या तो इस लेवल का कहानी उन्होंने बनाया हुआ है बेवकूफ़ बनाने के लिए, या तो इस लेवल का अंधविश्वास कह लो, अगर ये सच है तो उनके हिसाब से।
या तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं ऐसी कहानी बना के, या तो वो सच में ऐसा मानते हैं कि छोड़ दो हमारा विनाश हो जाएगा, नहीं तो एटलीस्ट पढ़ाना मत, ये चल रहा है। सो मैम इन शॉर्ट अगर कोई रेड लाइट पे दिखता है तो उसको पैसे मत नहीं दो। देने, इंस्टेड कुछ बिस्किट्स हाँ, रख अगर लो। आपके पास लग रहा है आपकी गाड़ी में बिस्किट्स हैं, कुछ हैं, आप दे दो, बट प्लीज़ पैसे नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज़ वेरी इलीगल। और मतलब लिटरली लोग सिग्नल्स पे पैसे देते हुए बहुत स्टाइल से शीशा नीचे करते हैं, ऐसे कड़े के नोट पकड़ाते हैं। मुझे तो ये एटीट्यूड ही बहुत बुरा लगता है कि कोई ऐसे पकड़ मतलब व्हाट इज दिस यार, एहसान कर रहे हो क्या? और फिर आप वो चीज़ बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। और शायद हम बहुत स्लो हैं एज अ गवर्नमेंट, हम बहुत स्लो चलते हैं। हमारा मतलब हमारी जो गवर्नमेंट नहीं, ऑफिशियल्स जो हैं बहुत स्लो हैं, इतना जागे हुए नहीं है, इसलिए बहुत इजीली ये चीज़ें हो पा रही हैं। अदरवाइज जैसे अदर कंट्रीज में होता है ना कि इंस्टेंट एक्शन लिया जाता है, अगर स्ट्रीट पे मना है तो मना है, तो फिर तो बैंड बज जाए, वो चीज़ है। मैम बहुत सी बातें आज मैं आई थिंक टच करते करते हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी, एंड आई थिंक जो आप कर रहे हैं इट इज़ कमेंडेबल। काफ़ी कम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भी चुनते हैं ऐसे लोगों को, हर कोई नहीं कर सकता। यू आर ब्लेस्ड दैट गॉड हैज चोजन यू फॉर सच अ नोबल कॉज, नोबल वर्क। ये कहानियाँ काफ़ी इमोशनल है, आई होप ये अवेयरनेस सब तक पहुँचे, एंड एज अ सोसाइटी मे बी इट इज स्लो बट एटलीस्ट हम धीरे धीरे अवेयर हों और एज अ कंट्री हम आगे बढ़ सकें। एनी लास्ट मैसेज यू हैव फॉर द ऑडियंस? हाँ, मैं हमेशा यही कहती हूँ, चाहे वो जब मैं LGBT कम्युनिटी के बारे में बात करती हूँ या सेक्स वर्कर्स, कुछ भी, मेरा बस ये है कि अवेयरनेस की जो पहली सीढ़ी होती है वो होती है बात करना, चर्चा करना, कानों में बात जानी शुरू हो जाए। ये मेरा मतलब मेरा ये बहुत ही ज़्यादा, मेरी ये फर्म बिलीफ है कि हाँ, ऐसा होता है कि आप जब किसी टॉपिक के बारे में एटलीस्ट बात करना शुरू कर देते हो ना, तो फिर एक वो समझ लो कि इट्स लाइक लाइटनिंग द लैम्प की अब शुरुआत हो गई है। Right. वो होता है। चेंजेस तो ग्रेजुअली आएंगे, जनरेशंस लगेंगी, अभी तो नहीं आने वाला। लाइक लोग कहते हैं कि ये पीढ़ी बहुत अवेयर है, चाहे वो LGBTQ कम्युनिटी को लेके हो या कुछ, नहीं है। लोग बहुत होमोफोबिक हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं। हमारी जनरेशन्स या जो अभी यंग जनरेशन है वो भी नहीं करती एक्सेप्ट। कूल बनने के लिए शायद हम हैशटैग लिख दें, बट एक्चुअल में हम नहीं होते। हमारे घर में कोई हो जाए फिर समझ में आता है। तो एटलीस्ट बात हो फॉर माई ऑल द पीपल, जो फॉर द सेक ऑफ देम, जो LGBTQ कम्युनिटी से आते हैं, उनके लिए बस ये है कि जब हम अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करें, छोटा बच्चा है उसको जब हम सिखा रहे होते हैं, उसको बस ये बताओ कि 3 जेंडर्स होते हैं, ये बताओ। उसको नहीं पता होना चाहिए कि सिर्फ मेल और फीमेल होता है, कि जब वो बड़ा हो और उसके सामने कोई थर्ड जेंडर आ जाए, उसको लगे ये क्या हो गया, कहाँ से बम फूट गया, अब तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा ना लगे। उसको लगे कि अच्छा हाँ, मम्मी ने तो बताया था, पापा ने तो बताया था, या टीचर ने बताया था, ये बात होनी चाहिए। सेक्स वर्कर्स की बात है तो ठीक है, एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टोरी, तो लेट्स नॉट जज देम, है ना। वो बहुत ही मजबूर हैं, और वो हम शायद समझ भी नहीं सकते हैं बैठ के अपने घरों में कि 100% किस लेवल पे वो मजबूर हैं, और वो कर रही हैं। क्योंकि जब किसी का बच्चा मर जाए भूख से ना, क्योंकि ऐसे केसेस हैं मेरे पास कि बच्चे की डेथ हो गई है भूख से, तब जाके उसको लगा कि अब बाकी तो ना इस तरीके से हो जाए, तो चलो अब करते हैं। तो ऐसे होता है। फोर्सफुल भी है, ट्रैफिकिंग भी है। एंड यस, ट्रैफिकिंग वाली बात के लिए हम पुलिस प्रशासन, सरकार, सबको तो जिम्मेदार ठहराते ही हैं, बट हम कितने अवेयर हैं ये भी मैटर करता है। हमारे आसपास प्लीज़ देखो, लग रहा है कि कोई ऐसे इंसान है जो रेकी कर रहा है बहुत ज़्यादा, आपके मोहल्ले की बच्चियों से अनवांटेडली बात कर रहा है ना। पता है हाई फाई सोसाइटीज़ में ये होता है कि पार्क्स वगैरह में ये लोग आ जाते हैं या ऑब्जर्व करते रहते हैं कौन सा बच्चा अकेले घूमने आ रहा है या बहुत टाइम से है, देन फिर वहाँ से उनकी ट्रैफिकिंग, मतलब किडनैपिंग हो जाती है। तो आप थोड़ा सा अवेयर रहो एज अ पेरेंट, एज अ ह्यूमन बींग, फर्स्टली, कि ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ भी लग रहा है आपको कि यार दिस इज नॉट नॉर्मल, प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म करो। और वो हेल्प करेंगे, डेफिनेटली करते हैं। जिस टाइम कोई जाता है और उनको लगता है कि नहीं यार ये केस है या इस चीज़ को अटेंशन मिलनी चाहिए इंस्टेंट, पुलिस वाले देते हैं, बिल्कुल देते हैं।
राइट। अगर बाय चांस ना भी हो तो आई थिंक आपके जैसे बहुत अच्छे वंडरफुल हाँ, एनजीओज हैं, आप हम लोगों से कनेक्ट रीच आउट करो, कर बहुत सकते से हैं कर एटलीस्ट, सकते है हैं। ना? हाँ, बिल्कुल सो बिल्कुल दैट मे बी किसी को हिम्मत नहीं आ रही तो आप शायद एक कैटलिस्ट की तरह काम करो उन सब के लिए। एंड मैं आपको बताऊं, ये लोग ना बहुत ही ज्यादा कमजोर लोग होते हैं। आपने अगर एक बार इनको पॉइंट कर देना, ये भाग जाएंगे, मोहल्ले में नजर नहीं आएंगे मैम अपनी दोबारा। ईमेल एड्रेस दे दो एनजीओ की, जिससे कि Yeah, लोग आपको sure. रीच आउट कर सकें। हाँ, swati.sharma.dbh@gmail.com। राइट। Swati swati.sharma.d for dog, B for ball, H for hut, dbh राइट। @gmail.com। सुपर्ब, थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक एंडिंग दिस की रिलेशनशिप चाहे 3 जेंडर्स का हो, at the end it is about consent of 2 people, तभी वो relationship मायने रखता है। And Absolutely. as you said कि खाने वाली चीज उसमें मुझे परमहंसा रामकृष्ण जी की एक बहुत सुंदर लाइन है कि hungry stomach is not good for religion, कि अगर भगवान को भी पूजना है तो भी hungry stomach is not हाँ, good for हमारे religion। बिहार में ये कहते हैं कि खाली पेट ना होई भजन गोपाला। हाँ, राइट, वही राइट, है राइट। कि पहले भोजन फिर भजन। हाँ, सो ज्ञान से ज्यादा अच्छा है कि अगर इफ यू आर, भगवान ने आपको किसी भी तरह से केपेबल बनाया, हाँ, मे तो बी please, यू कैन हाँ। सर्व पीपल। दैट्स दी आई थिंक मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। एनजीओ लंगर की खिलाओ। जरूरत नहीं है ना। आप देख रहे हो कि आपके मोहल्ले में 10 बच्चे बेचारे ऐसे खिला दो हैं, खाना, खिला दो उनको, संडे के संडे बिठा के 1 घंटा पढ़ाई करवा दो ना, पेड़ के Right, नीचे right, क्या जा रहा है। right, मैंने right. शुरुआत ऐसी ही की थी। हाँ, एनजीओ मेरा रजिस्टर्ड तो अब हुआ है हाँ, 2024 में। हाँ। शुरुआत ऐसी हुई थी कि मैं लक्ष्मी नगर में ही रहती थी और आसपास जितने हाउस हेल्प्स थे उनके बच्चे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सडनली एक बॉन्ड बना। फिर मैंने नोटबुक्स इकट्ठा की। मैंने बस ये बोला कि जो आपके बचे हुए पेजेस हैं वो मुझे दे दो, राइट। या जो लेफ्ट ओवर पेंसिल्स हैं बच्चों के, तो वो मिले। मैंने उससे नोटबुक्स बनाई, उनको दिया, बेगिंग छुड़वाई उन बच्चों की। मैम तो- आपकी ना बिल्कुल जैसे, बिकॉज हम शायद शर्मा है इसलिए मेरी स्टोरी बिल्कुल सेम है। आई थिंक इसके लिए हम फिर कभी एक प्रॉपर पॉडकास्ट करेंगे where we discuss Definitely. about the journeys of the NGO. Sure. Thank you so much for your time, ma'am. Thank you so much. Thank you so Thank much for having me.